तो जब आप लोगों का बताते थे आप पाकिस्तान से हैं तो क्या रिएक्शन होता था? बहुत अच्छे से, इतनी मोहब्बत के वो नेक्स्ट लेवल है। अगर आप कभी जाएंगे हिंदुस्तान तो आपको पता चलेगा, आप बहुत यादें वहाँ से लेके आएंगे। हम तो वहाँ रह रहे थे। कोक स्टूडियो में क्यों नहीं देखा हमने आपको अभी तक? आपको कोक पसंद स्टूडियो नहीं है कोक ने स्टूडियो? कभी बुलाया ही नहीं मुझे। मैंने बॉलीवुड फिल्म की यार, मैंने कभी ये थोड़ी बोला कि मैं पाकिस्तानी आर्टिस्ट नहीं हूँ। वहाँ पर अगर 10,000 लोग थे तो मैंने 10,000 लोगों के आगे बोला पाकिस्तान जिंदाबाद। फिर बना रूपोश। वो टेलीफिल्म पे नहीं बना था, वो गाना बना, मैंने उनको जाके सुनाया। पहले हम उसका म्यूजिक वीडियो करने वाले थे। परफेक्शन मैंने सीखी। एज में छोटा है मुझसे हारून, लेकिन उससे मुझे बीच में लगता है यार ये क्या तंग आ गए थे अभी, तंग क्या कह रहे हैं अभी। वो मुझे समझ आया जब वो गाना रिलीज हुआ, जो एक एक चीज, एक एक नोट। देन ही अगेन कॉल्ड रमजान में, उनको मैं गाने अपने सारे दे दिए थे। तो ये गाना है तुम्हारे पास अभी भी, पिया पिया रे। फिर वो गाना आया इस जलेबी में। उस गाने से मुझे इज्जत मिली, रिस्पेक्ट मिली कि हाँ भाई ये काम कर रहा है, एक बार इसको काम आता है। Hey guys, अस्सलाम वालेकुम, this is Rabia and you're watching me on Pusha Magazine। इस जलेबी जिस वक्त आया था तो ड्रामा तो हमें बहुत अच्छा लगा ही था। उसका OST वो गाना था जो आई थिंक हर गाड़ी, हर घर, हर दोस्तों की महफिल में बज रहा था। बहुत से लोगों ने अपने जो दिलों में रहते हैं उनको भी भेजा होगा, और वो गाना था जिसको मैं बहुत सुनती थी। तो आज हमारे गेस्ट हैं वजी फारूकी। रेत उनका बैंड था जिसे उन्होंने स्टार्ट किया था। अगर देखा जाए तो उन्हें लगता है कि उनकी प्रोफेशनल लाइफ को आप दो हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। वो जो एक रेत के टाइम पे थी और इंडिया का सफ़र था, और उसके बाद जब वो वापस पाकिस्तान आए वो हमें इंतहा खूबसूरत मेलोडीज़ दे चुके हैं, OSTs जिन्होंने रिकॉर्ड्स तोड़े हुए हैं। एंड वी आर सो हैप्पी दैट ही इज़ पार्ट ऑफ आवर इंडस्ट्री। तो आइए मिलते हैं आज वजी फारूकी से और उनके सफ़र के बारे में जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? मैं ठीक ठाक, आप बताएं। मैं बिल्कुल ठीक। क्या चल रहा है आजकल, क्या रिकॉर्ड कर रहे हैं आप? कोई नया गाना पे काम हो रहा है, कोई नए प्रोजेक्ट पे? आर यू वर्किंग ऑन एन एल्बम? व्हाट्स हैपनिंग? मैं हर वक्त गाने पे काम करता हूँ, मतलब हर वक्त 24/7 क्या 24/7। जहन में चलता रहता है, धुनें आती रहती हाँ। हैं, क्या होता है यू नो? हर वक्त धुनें आती रहती वाओ, हैं। अभी मेरी घर वाले लाइफ तंग नहीं आए हुए क्या? जी, घर वाले तंग नहीं आए हुए? नहीं, वो जहन में आती रहती हैं। अच्छा, गुनगुनाते नहीं आप? नहीं गुनगुनाता नहीं, मैं रिकॉर्ड कर लेता हूँ क्योंकि इतनी सारी चीज़ें आती हैं। कोई भी चीज़ क्लिक करती है दिन में, मैं आई एम नॉट जस्ट सेइंग इट, लेकिन एक दिन में कभी कभी 2-3 सॉन्ग्स बनते हैं। इस वक्त जहन में कुछ आ रहा है? इस वक्त जहन में अभी कुछ अभी नहीं है, अभी बात करना आ रहा है। हाँ, और एक्चुअली नहीं आ रहा क्योंकि मुझे गाने के ऊपर काम करना है थोड़ा सा, और मुझे जहन में जब कुछ नहीं आता तो मैं चाहे वो प्रोजेक्ट लेट हो जाए मैं काम नहीं करता उस पर। लेकिन गाने बना के रखते, लाइक आई हैव मोर देन, जो अभी गाने मेरे पास पड़े हुए हैं बैकअप में वो 100 हैं। वाओ, या मतलब वो किसी ने सुने? वो किसी ने सुने नहीं, वही जो करीबी लोगों को आप सुनाते हो कि यार देखो मैंने गाना बना लिया खुशी खुशी। तो फिर आसान नहीं है, कोई कुछ आपसे कहता है तो आप उन 100 में से एक गाना निकाल के दे देते होंगे, या नहीं ऐसा नहीं होता? नहीं, मैं उनको 10 गाने दे देता हूँ। उसमें से अगर जो भी उनको पसंद आ रहा है तो वो ले लें। ओके। मेरे लिए तो सब अच्छे होते हैं ना मेरे गाने। तो सफ़र कहाँ से स्टार्ट हुआ? बचपन से आपको शौक था गाने का या क्या? स्कूल से हुआ। तो क्लास 7-8 से मुझे लगा कि कुछ गा सकते हैं। घर में लोग शौक था, कोई मैं म्यूजिकल फैमिली से नहीं हूँ, लेकिन घर में शौक था। वही कि गाने की हद तक कि चलो एक गाना सुना दो। एंड देन क्लास 9th में आके मुझे लगा कि मैं गाना सीखना चाहिए। सो एक हमारे बड़े फेमस डिज़ाइनर हैं रिजवान बेग जी, उनकी मम्मी है सफ़िया बेग, वो मेरी पहली उस्ताद थी। उनके पास जाके मैंने गाना सीखा थोड़ा बहुत, 1 साल तक 1-2 राग कोशिश की कि थोड़े थोड़े आ जाएं। और फिर बैंड का कल्चर था तो स्कूल बैंड हो गया। और स्कूल बैंड में भी क्योंकि बिकॉज माई गिटारिस्ट वाज जो फराबी नाम था उनका, और जॉन एलिया उनके दादा के भाई थे सगे। तो हाँ, तो वो उनकी फैमिली में ऑलरेडी जो है वो आर्ट्स एंड कल्चर बहुत ज़्यादा था। तो वो भी आया, उसने मुझे एक बात समझाई कि यार किसी के गाने तो कवर कर ही रहे हैं, वो तो मज़ा आता है लोगों को, लेकिन अपने गाने बनाने चाहिए, अपनी जो सोच है उसको। तो फराबी ने पहले आपके जहन में ये बात डाली कि हमें कुछ क्रिएट करना चाहिए, हमें कुछ खुद ही क्रिएट करना चाहिए। उससे पहले आपको नहीं था? उससे पहले आप जो सुन रहे थे बस वही गा रहे थे? उससे पहले मैं बहुत बड़ा बॉलीवुड बफ हूँ अभी भी। तो उस वक्त जो सुन रहे थे जैसे जो गाने आते थे वही सुन रहे थे, गा रहे थे। वहीं से उदित नारायण, सुखविंदर सिंह, ये लोग होते थे मेन, और नुसरत अली खान साहब थे। तो ये 3 लोग थे, इनको सुनते रहते थे, इन्हीं के गानों को मिमिक करते थे कि भाई ऐसा कुछ हम गा लें, और गाते रहते थे। फिर उसने मुझे इंट्रोड्यूस कराया बैंड्स के साथ। तो तब फ्रेडी मर्क्यूरी एक सिंगर है, द क्वीन, वो सुना, गन्स एंड रोजेस सुना, बॉन जोवी तो थे ही, वो तो मेन स्ट्रीम थे वो, और ब्रायन एडम्स भी।
तो इस तरीके के लोग सुने, फिर कोल्ड प्ले सुनने के बाद समझ आ गया अच्छा कि सो कोल्ड प्ले इज योर फेवरेट? मेरा फेवरेट नहीं है वो। आपका फेवरेट नहीं है? नहीं, मेरा फेवरेट नहीं है, लेकिन वो मेरे लिए स्कूल है। ओके ओके। सो मज़ा आया होगा, आपने एक बैंड बना लिया तो बड़े आप लोग हिट जा रहे होंगे स्कूल में, तो कूल डूड्स होते होंगे आप तीनों। हाँ, मज़ा उसमें ज़्यादा आ रहा था गाने से? हम लोग सब अलग अलग स्कूल के थे। ओह अच्छा। तो 3-4, जैसे मैं हैम्पटन में था, वो एक DHA में था, एक वीकेंड हाउस में था, तो हम तीनों स्कूल्स के मजे ले रहे थे। तो फिर परफॉर्म किधर करते थे आप लोग? तीनों जगहों पे। जगहों पे? अच्छा, स्कूल्स में जाके शाम तब को? बहुत कल्चर था बैंड का, मतलब कोई आप कुछ भी छोटा सा होगा तो बैंड बुला, गिटार सबके घर में था, गिटार लिया चले गए, और वो साउंड लगा हुआ है उसमें। फिर आतिफ आ गया था, और वो रिलीज नहीं था, वो अब वो जो साइट होती थी ना अपनी isp.com और वो सब, जी। तो उनके गाने आते थे जो डाउनलोड कर लेते थे हम, जो Okay. अनरिलीज सॉन्ग्स होते थे वो Okay. खुद ही लगाते थे, ओके तो वो आ गए थे। Okay. तो हम तो कवर करना शुरू हो गए थे। ठीक है। स्ट्रिंग्स से आगे वाली जनरेशन की बात कर रहा हूँ मैं। Okay. जैसे कि दूर सुना है, और फिर म्यूजिक चेंज हुआ जल। ओके, जल के टाइम पे? जल के टाइम पे म्यूजिक चेंज हुआ और जल आ गया था 2001 तक ना, वो 2 तक वो चीज़ें उनकी आ रही थी। ओके। तो जब वो म्यूजिक आया हमने कहा यार ये है म्यूजिक। नूरी। ओके, नूरी। पहला बड़ा कॉन्सर्ट कौन सा था आपका, कहाँ परफॉर्म किया आपने? पहला बड़ा ये जब बैंड बन गया, मैं उस टाइम की बात बैंड बन गया और जब हिट हो गया। हाँ जी। हिट कैसे हुआ, मैं यही समझने की कोशिश, क्योंकि बैंड बन गया, आप लोगों ने स्कूल्स में परफॉर्म करना शुरू कर दिया, लोगों ने बातचीत आपके बारे में करना शुरू की, तो पहला बड़ा कॉन्सर्ट क्या अपॉर्चुनिटी आई कि यार एक स्कूल में नहीं, ये एक किसी एरिना में, किसी जगह पे आपको हम बुला रहे हैं, आप परफॉर्म करेंगे? ये स्टोरी है कि हम लोग एक बैंड में थे जिसका नाम था मिराज। अभी भी है, साथ है आज। जी। हम लोग 10-12 लोग थे, क्योंकि हमें EP बड़ा पसंद था तो हम उनको फॉलो करते थे। तो हुआ ये कि फराबी जो है, जो मेरा गिटारिस्ट था, उसने मुझे कहा कि यार कॉन्सर्ट करते हैं, और पता नहीं क्यों मिराज बैंड में कॉन्सर्ट को मना करते थे। ओके। तो हम चले गए उनको बिना बताए, अपनी बैंड को। दिस इज गुड। हम दोनों। अच्छा, आप और फराबी? मैं और फराबी। और मुझे नहीं पता, मुझे पता नहीं था कि जो आगे अब फराबी के, मतलब बहुत अलग, हम सब बच्चे हैं छोटे। ये आप सोचोगे 10th की बात कर रहे हैं या 9th? 10th की बात कर रहा हूँ। 10th की बात कर रहा हूँ। वो 16 शायद साल। वो 9th में होगा। ओके। आई वाज 17। वो 9th में होगा। ठीक है। फराबी। जो लड़का आगे शो पकड़ रहा है वो O levels में और ये बच्चे हरकतें कर रहे हैं। तो उसने मुझे मनाया, उसने मुझे कॉल किया कि यार तुम आओ और गा लो, क्योंकि मैं बॉलीवुड गाता था और बैंड में भी था। तो उसने कहा यार बॉलीवुड गाएगा तो फिर शो हिट हो सकता है। उसने कहा यार आ जाओ, और वो निर्वाणा कवर करता था, मतलब सोचें, और वो अलग बैंड में था। ओके। उसको कभी कभी बुलाते थे मिराज वाले। तो वो निर्वाणा कवर करता था। मिराज में एक जो है वो 2-3 वोकलिस्ट थे, ये अभी जो उनका वोकलिस्ट है रेहान, वो भी था। तो उसने मुझे मनाया, 2-3 कॉल की, घर वाला फ़ोन था ना वो, कि भाई आ जाओ यार, आ जाओ प्लीज़, मेरे लिए आ जाओ यार, ये वो। मैंने कहा चलो। तो दोस्त था मेरा, अच्छा मैं पहुंच गया। बाद में पता चला वहाँ से पैसे भी लिए हुए थे उन्होंने। और वो बैंड आ गया। हमारा उस बैंड का मैनेजर बड़ा अच्छा दोस्त है मेरा, शाहरुख हयात, साथ का भाई। उसने कहा वहाँ पे कि ऐसे ऐसे कर रहे हो कि देखो अब पकड़ लिया है ना तुम लोग, अब बैंड से बाहर हो। तो हमने नूरी का एक कॉन्सर्ट किया था उन लोगों ने, और हम उसमें कवर आर्टिस्ट थे, फर्स्ट टाइम लाइफ में। तो उसने कहा भाई रात को शो बजा के ना, अब आप बैंड में आप लोग नहीं हो। तो हम बैंड से भी निकल गए। मतलब वो शो के बाद बैंड से आपको निकाल फारिग कर दिया। लेकिन शो कर लिया आपने। वो तो फर्स्ट कॉन्सर्ट, बिग कॉन्सर्ट? नहीं, दैट वाज नॉट। मैं आ रहा हूँ उस पे, इसीलिए कहा था ये स्टोरी है। ठीक है। तो वहां से हमें निकाल दिया। तो हमारे दिल में आ गया यार कि कुछ तो करना है। दिखाएंगे। ओके। सो एक हफ्ते बाद हमने बनाया भुला दो। ओके। और भुला दो बनाकर हमने एक छोटे से सॉफ्टवेयर पे रिकॉर्ड कर दिया। ओके। वो गाना हो गया हिट। एंड नाउ 1 साल लगा उसमें, 2003-4 की बात, अब आप 4 तक हम पहुंच गए। बल्कि 2004 का मिड आ चुका था, और हम अपने काम वाम कर रहे हैं, गाने कर रहे हैं, पर भुला दो तब हिट हुआ। और वो लोगों ने डाउनलोड कर लिया, हमें बोल रहे हैं CD VD दो। और जो फैंस, वो टीनेज फैंस थे, वो आ गए। देन वी मेट काशान अडमानी, ओके, मिज़मार वाले, उनका स्टूडियो है, और वी रिकॉर्डेड भुला दो ओके प्रॉपर। और उसके बाद 2-3 गाने और किए थे हमने, एक दूर जग में तारा, भीगे से केसू। एंड देन 5 के बीच में एक ग्रू एस्ट्रोलॉजी बैंड होता था, और निज़ार ललानी साहब थे,
वो और इनका एल्बम और हमारा एक सीडी बर्न करके उनके पूरे पोर्टफोलियोज थे। सो दैट इज़ वाई आई डोंट बिलीव इन पोर्टफोलियो। और हम लोगों का एक कुछ 40-50 रुपए का सीडी बर्न किया जिसमें 2 गाना डाला, क्योंकि उस टाइम थे ही 2 गाने हमारे पास, बुला दो और दूर जग में तारा, और वो सेंड कर दिया दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी को, यूनिवर्सल रिकॉर्ड्स को, इन्होंने, और काशान साहब ने। ठीक है। एंड कट टू के ये स्टोरी मिलती है कि जब मैं शूट पे जा रहा हूँ अपनी, तो उन्होंने मुझे बताया कि तुम्हारी सीडी हमने स्क्रैप बॉक्स में फेंक दी, क्योंकि उस पर तो सिर्फ लिखा था रेत, और सुनी भी नहीं। और दूसरे बैंड को उन्होंने फाइनल किया और उनको फाइनल के लिए वो भेजते थे सिंगापुर, और जिसमें 1 महीना लगता है एक्चुअली, उनका जो मेन टाइम है कि 1 महीना तो लगेगा, और वो 1 महीने के बाद 1 महीने तक हमारे गाने का कुछ भी नहीं पता चल रहा कि उन्होंने येस का या नो। तो हम पूछते थे उनसे कि आप हमारे गाने क्या हुआ, शायद उनको हमारा दिल नहीं तोड़ना हो, तो वो कह रहे थे काशान भाई कि यार वो बताएंगे, और वो बैंड फाइनल हो गया। तो जब वो सामान फेंकने जा रहा था, और ये जो बंदा है ये वेकेशंस पे चला गया, उसके साथ जो बंदा बैठता है, सो ना यूनिवर्सल रिकॉर्ड्स में उस टाइम 200 लोग थे, क्योंकि मैंने फ्लोर पे बाद में गिने जाके और सबका अपना अपना जो है ना जॉनरे है गाने सुन के फाइनल करने का। तो उस बंदे ने स्क्रैप बॉक्स से सीडी निकाला, बोले ये क्या पड़ा है, और लगा दी, उस पर भुला दो चल रहा था। तो उसने बंद कर दिया, 2 मिनट बाद कि अच्छा नहीं है, बट 10 मिनट बाद रिकॉल वैल्यू आ गया। और आफ्टर ही टोल्ड मी आफ्टर 3 डेज सब भुला दो सुन रहे थे। तो जो उनका प्रोसेस 1 महीने का होता है, वो उन्होंने 1 हफ्ते का कराया, और जो जिस बैंड को फाइनल किया था उनका आगे किया, और बोला कि इन बच्चों को हम रिलीज करेंगे, जो गाना बनाना है जैसा बनाना है एल्बम फाइनल कर दो 1 महीने में। मतलब हमने बाकी के अपने 8 गाने 1 महीने में बनाए, और हम स्टूडियो में ही थे। तो वो भुला दो रिलीज हुआ है, और उसके बाद हमने अपना पहला बड़ा कॉन्सर्ट किया है, एंड दैट वाज इन अ मॉल इन मुंबई। तो जब हम मॉल में जा रहे थे तो हम लोग डर रहे थे कि लोग आएंगे भी या नहीं आएंगे, बट जब हम मॉल में गए तो हमें लगा कि ये किसी और के लिए लोग आए, हमारे लिए नहीं आए हुए। कितने थे लोग? ये 50,000 वाला? वो पूरा मॉल भरा हुआ था। ये 50,000 वाला कॉन्सर्ट है या नहीं? वो चैनल वी था। तब तक हमें आदत हो गई, हाँ हमें लग रहा था कि हाँ कुछ तो बड़ा हो चुका है। वो 2 महीने बाद हुआ था। ये 3,000 वाला था। ये 3-4 हज़ार लोग थे उसमें, और लोग पोस्टर चोरी वोरी करके आए हुए थे। भुला दो वाज अ ह्यूज सॉन्ग। सो यू परफॉर्म, तो क्या फीलिंग्स थे और कैसा लग रहा था? डर लग रहा था क्या? बिकॉज इतना बड़ा कॉन्सर्ट, आई डोंट नो, उससे पहले पाकिस्तान में आपने 3-4 हज़ार लोगों के सामने किया नहीं, था? कभी नहीं किया था। सो वो भी इंडिया में, नॉट इवन इन पाकिस्तान। सो हाथ पैर कांप रहे थे, दिल धड़क रहा था, क्या हो रहा था? हाँ दिल, अरे मतलब रात को पहले प्रिपेयर होता था कि भाई भुला, इतनी बार गा चुके थे, भुला दो, हम सो रहे हैं तो भी गाना दिमाग में चल रहा है, फिर भी प्रिपेयर कर रहे थे कि गलती ना हो जाए। क्योंकि जो आप अगर हिट होते हो ना, तो एक सॉन्ग ही लोग सुनना चाहते हैं, वो सॉन्ग बार बार सुनना चाहते हैं। तो उसको फिर भी हम प्रैक्टिस करके जा रहे थे, और फिर भी जो है वो लोगों को देख के और बातें सुन के उनकी बहुत ही अलग फीलिंग थी यार। वो तो डर था बहुत ज़्यादा। दैट इज़ नाइस। देन आप लोग वापस आ गए? हाँ, देन हम वापस आ गए, पाकिस्तान आ गए। फिर पाकिस्तान में हमने अपना एल्बम रिलीज़ किया जियो के साथ। तो पहले वहाँ हुआ था, और फिर पाकिस्तान में हुआ। सो आप क्लास 10th में थे, पढ़ाई आपकी जारी थी, तो दैट टाइम यू डिसाइडेड कि मैं छोड़ रहा हूँ पढ़ाई, या कंटिन्यू की? क्या नहीं किया था कंटिन्यू। ओके। पढ़ाई और सिंगिंग का कैसे आपने? 10th के बाद हम लोगों का अगर कहें तो प्रोफेशनल कैरियर शुरू हो गया था। एज इन के पता चल गया था कि हाँ कहीं सही लोगों के साथ बैठ रहे हैं, नजम शिराज या निज़ार रानी, इन लोगों ने बोलना शुरू कर दिया कि हाँ भाई टैलेंट है। क्योंकि ये इंडस्ट्री में लोग जो अच्छे म्यूजिशियंस होंगे ना, वो हमेशा कह देंगे यार इस बंदे में कुछ नज़र आ रहा है, इसमें नहीं नज़र आ रहा। पर वजी 17 साल की उम्र, बहुत यंग एज है, उस पर लोग सीरियसली ले लेते थे इंडस्ट्री में? आप पहले नहीं लेते थे। जब आप बात भी करते हो, अभी आप कह रहे हैं नजम शिराज के साथ हम बैठे और इस तरह, नहीं पहले तो बात ही नहीं करते थे ना। वही मैं कह रही हूँ कि तो वो दिन जब हमने रिकॉर्ड किया गाना स्टूडियो में ही था, तो उन्होंने सुना। ओके। सुनने के बाद रिस्पेक्ट आता है। रिस्पेक्ट कभी भी मैं बोल दूँ मैं बहुत अच्छा म्यूजिशियन हूँ, तो थोड़ी रिस्पेक्ट आएगा। रिस्पेक्ट तो आप जब कुछ कर रहे होगे, तो गाना जब आप सुनेगा कोई, उसको मज़ा आएगा, तब रिस्पेक्ट आएगा। वो तो बाद में आया। तो फिर 17 से स्टूडियो में चक्कर लगना शुरू हो गए थे। 18 साढ़े 18 में ये हुआ कारनामा। एंड वी आर द यंगेस्ट साउथ एशियन बैंड जो यूनिवर्सल के साथ रिलीज हुआ। तो ये जो था फोर्ब्स उसी टाइम हो गया मेरा उसी एज में। रोलिंग स्टोन कवर, रोलिंग स्टोन में से फीचर नहीं हुए थे हम कवर पे थे। वो भी तब हो गया था। चैनल वी
एक्सक्लूसिव, MTV एक्सक्लूसिव, मतलब सभी चीज़ें हो गया। होता है ना कि कुछ रह जाए दिल में, लेकिन उस टाइम पे सभी चीज़ें करा दिया था उन्होंने। सो घर वालों की ऑपोजिशन किस स्टेज पे आई थी उससे पहले? उससे पहले तो मनाया कैसे, और उनको ऑब्जेक्शन किस बात पे था? अरे वो ऑब्जेक्शन थी, कह रहे थे भाई तब तो यार, अब तो आपका सोशल मीडिया इतना ज़्यादा है, तब कुछ भी नहीं था। तो वो कह रहे थे भाई तुम झाड़ू लगाओगे, गाड़ी साफ करोगे, ऐसा था। थे वो फ्यूचर के बारे में? परेशान थे, बात जो है वो कम करते थे। मेरे पास मुझे एक 10th में मुझे गाड़ी मिली थी वॉक्सवैगन, ओके, मेरे घर से। ओके, मेरी पर्सनल गाड़ी। 10th में बड़ा मज़ेदार सीन था, हमें तो अच्छा लगा। अरे वाह भाई, फैमिली वालों ने लगाई दे दी थी वाओ, कि यार ये लो चलाओ। तो उसके अंदर अब जब म्यूजिक शुरू हुआ तो उन्होंने फिर वो पॉकेट मनी बंद कर दिया। गाड़ी वापस ले ली? नहीं, वापस नहीं ली गाड़ी तो हीट सिर्फ थे हम। pocket money? हाँ, मतलब कि अगर पेट्रोल नहीं डला सकता तो क्या करेगा। ओह, हम तो न्यूट्रल करके चलाते थे, 10-10 रुपए जमा करके जो है क्योंकि अब मेरे पास गाड़ी एक बंदे के पास है जो 24 घंटे आ सकती है। सही बात है। तो फिर तो सारे बैंड वाले तो फैमिली से करीब होते हैं, तो वो तो जो है पैसे जमा करके गाड़ी में पेट्रोल डालते भाई जाओ। तो जब हमने भुला दो का वीडियो किया है तो मैंने गाड़ी बेच दी। हम सब अपने पैसे मिलाए थे उस वीडियो के लिए। ओके, गाड़ी बेच के आपने वीडियो शूट की? वीडियो शूट कर दिया मैंने, ये किया। और भी एक दो बंदों ने और भी पैसे वैसे जोड़ जाड़ के और तब वीडियो शूट किया। और तब पता नहीं था कि कोई हमारा गाना जो है वो यूनिवर्सल ले लेगा। वो तो बाद में जो है ना वो। तो फिर घर वालों को कैसे मनाया? क्या काफ़ी फड्डे खुद वड्डे ही मान होते गए। थे या खुद ही मान गए? क्योंकि जब आप कवर्स पे आ रहे हैं, इंडिया गए तब तो उससे पहले ही माने। जब देखे सब बैठे हुए थे एक दिन, तो ये होता है कि आपकी ब्रांडिंग के लिए आप 10 दिन पहले ही जो है ना सब अपना स्टफ सेंड कर देते हो। ठीक है। तो एक दिन बैठे हुए हैं तो सामने चैनल भी चल रहा है, उसमें बुला दो आ गया। वाओ, तो फिर तो सब उन्होंने कहा हाँ भाई, दे मस्ट बी सो प्राउड। यस ये दिन दे आर वेरी प्राउड ऑफ इट। मैंने कहा भाई कुछ हो गया है। हाँ। तब लेकिन मुझे लगता है तब मैंने सीखा था म्यूजिक, पर तब मैं इतना अच्छा सिंगर नहीं था। मैं अभी इसी बात पे आने वाली थी। मुझे आपकी, मैंने ये बात सुनी कहीं, एंड आई वाज सो सरप्राइज, बिकॉज ये बड़ी बात होती है कि आप खुद कह रहे हैं कि नहीं मैंने सीखा, उसके बाद मैंने इम्प्रूव किया। सो व्हाट मेक्स यू थिंक दैट, मतलब भुला दो ऐसे तो नहीं हिट हो गया होगा ना? गाना जो होता है ना, अच्छा गाना वो कोई भी गा दे, कोई भी। नहीं, अब तो टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी हो गई है, वो हिट हो जाता है। नहीं, कॉम्पोजिशन अच्छी होनी चाहिए। सीरियसली ऐसा ही है। आई रिमेंबर मैंने आपका जब सुना था ना पिया पिया, आपकी आवाज़, इट वाज नॉट जस्ट द मेलोडी इटसेल्फ, इट वाज योर वॉइस आल्सो। वो तो है सेकेंडरी, लेकिन अगर वही आवाज़ ऐसी कॉम्पोजिशन में हो जो कि मज़ा नहीं है जिसका, तो लोगों को अट्रैक्ट नहीं करेगा। तो मुझे लगता है दोनों इक्वल होते हैं, यू कांट हैव वन विदाउट। मैं एग्जांपल दे सकता हूँ। ओके, एक अच्छी कॉम्पोजिशन है, अगर वो एक अच्छा सिंगर गाएगा ओके, तो वो ज़्यादा रीच आउट करेगी, चार चांद लगा देगा। 4 चांद लगा देगा। लेकिन अच्छी कॉम्पोजिशन इटसेल्फ वो लोगों को अट्रैक्ट ज़रूर ओके, करती है। एवरी सिंगर के साथ भी चल जाएगी। एक छोटी सी बात है कि हिंदुस्तान की इंडस्ट्री आगे इसलिए होती है कि विशाल शेखर खुद भी गाते हैं, विशाल खुद भी गाते हैं, लेकिन उसने दिल दिया गलना खुद नहीं गाया, नहीं, आतिफ से गवाया। ट्रू। राब्ता अरिजीत से गवाया है लोगों ने, तो वो इसलिए गवाया है कि उनको वो गाने अगर कोई भी गाता है वो हिट थे, वो गाने फ्लॉप नहीं थे। पर अगर वो अच्छा सिंगर गा रहा है तो उसका रीच, उसका कनेक्शन, आवाज़ कनेक्ट बनाता है। ओके, और जो गाना है वो अगर अच्छा है तो वो कितने लोगों तक कनेक्ट बनाएगा, वैसा है। तो इंडिया जाने का डिसीजन क्यों लिया, कैसे हुआ, और घर वालों का क्या रिस्पॉन्स था? डिड यू थिंक कि हम ये छोड़ के जा रहे हैं फॉर गुड, हम वहाँ सेटल हो जाएंगे? नहीं नहीं, वो तो ये तो बाद में हुआ था। नहीं, पहली बार तो वापस आ गए थे ना, उसके बाद जब दोबारा गए फिर वापस आ गए, फिर कॉन्सर्ट करने गए थे चैनल वी का जी, एंड अगेन वी केम बैक। लेकिन जब हम 11 में कॉन्सर्ट करने गए 2011 में, और ये जो गाने वाली बात है कि मैं इतना अच्छा सिंगर नहीं था, ये उस तरह नहीं कह रहा कि मैं ठीक ठाक था, पर जो हम लोगों के साथ जो लोग थे वो बहुत सीखे हुए थे। तो वो क्या मुझे कभी कभी ऐसा फील रहता था कि यार ये मेरे ही गाने को इतने वेरिएशंस में गाते थे। हिट होना कुछ और होता है और अच्छा होना कुछ और होता है। ओके, ये दो चीज़ें बड़ी सिंपल हैं। आप अच्छे होके भी हिट नहीं हो सकते और हिट होके अच्छे नहीं हो सकते, ये दो अलग चीज़ें ये तो बड़ी फिलोसॉफिकल बात बोली आप। तो वो बड़ा मस्ती, मतलब कहते हैं ना कि टेक ले रहे हैं, तो वो तो बड़ी टेक ले रहे थे मेरी। मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है कि ऐसे। अब मैं टेक्निकली आपको समझाना चाहूँ कि भाई
एंट्री नहीं मिल, गाने मेरा ही गाना है बुला दो, लेकिन मैं कहाँ से शुरू करूँ गाना वो नहीं समझ आ रहा। जैसे 5 लोग बैठ गए, हर बंदा 2-2 लाइन कर रहा है, वेरिएशन कर रहा है, मैं कह रहा हूँ ये क्या कर रहे हैं, मतलब इतना अच्छा कैसे हो गया। तो हम लोग थैंक गॉड कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं हिट हो गया तो मैं पागल हो गया। मुझे लगा नहीं मैं हिट तो हो गया हूँ, लेकिन ये हिट जल्दी हो गया हूँ मैं। अब तो ये भी बड़ी बात है कि आपको ये रियलाइजेशन वो हो गया था शुरू में, ये लॉन्ग रन सीखना पड़ेगा, अब सीखना पड़ेगा। ओके सो वो वाली बात थी। तो जब हम देन ये इंडिया की आप बात करेंगे 2011 में वी वेंट टू इंडिया फॉर 1 कॉन्सर्ट। ठीक है। एंड बीच में स्लोप था, क्योंकि आफ्टर भुला दो कुछ हिट नहीं आया, कहाँ हमने काफ़ी किया। फिर एक वादा आया सेकेंड एल्बम में जो कि ओके हिट था, यूनिवर्सल बैकआउट कर गया बिकॉज ऑफ पाकिस्तान हिंदुस्तान के हालात, और उन्होंने ज़्यादा प्रमोट भी नहीं किया उसको। वी गॉट आवर वीज़ाज़ वेरी लेट, तो हम वहाँ गए ज़रूर थे, पर वहाँ सिर्फ छोटी मोटी मीटिंग्स के लिए गए थे। यूनिवर्सल ने एंटरटेन भी नहीं किया था। हाँ वो अपने नजरें फेरते हैं भाई। हाँ नज़रें फेर देते हैं कि ऐसा ही है। तो 11 में कॉन्सर्ट आया कॉलेज का, ओके तो हम वहाँ कॉन्सर्ट करने गए। उस एक कॉन्सर्ट से वी गॉट अनदर वन, ओके उधर ही उसी वक्त ओके, एंड देन वी गॉट अनदर वन एंड देन वी केम बैक। ओके 11 में शुरू में गए थे, हम वापस आए और फिर दोबारा क्योंकि सीज़न ख़त्म हो गया था, एंड देन अगेन वी गॉट अ कॉल इन सितंबर। तो जब हम तब जब गए फिर 7 साल में सिर्फ मैं 2 बार पाकिस्तान वापस आया। तो लेकिन जब जा रहे थे सोचा था मैं जा रहा हूँ फॉर 7 इयर्स? बिल्कुल भी नहीं सोचा था, मैंने सोचा था भाई जाएंगे और वापस आ जाएंगे। और एक और भी चीज़ है कि ना हम लोग ए ग्रेड से नीचे फ्लोट करना शुरू हो गए थे पाकिस्तान में। हम ए और बी के बीच में आना शुरू हो गए थे, तो वी अंडरस्टूड कि कुछ फॉल्ट है, आ गया है, अब फॉल्ट है ये, या तो हमें दोबारा बहुत बड़ा गाना चाहिए, हम लोगों को कुछ तो चाहिए सपोर्ट। ये आप और फराबी थे? मैं और फराबी थे बस, बाकी और कोई नहीं बचा था, हम 2 रह गए थे। सो व्हेन वी वेंट टू इंडिया सेकंड टाइम में फराबी बैक्ड आउट, वो नहीं गया। फिर जो ऑर्गेनाइज़र था उसने तो शो फाइनल कर दिया था, तो उसने कहा मैं आपकी यहाँ एक टीम बनाता हूँ। तो उसने वहाँ टीम बनाई और उन लोगों ने वहाँ जैम किया। तो यू मस्ट बी वेरी यंग एट दैट एज वजी, तो क्या उस वक्त थॉट प्रोसेस चल रहा था? हिम्मत कहाँ से आई इतना बड़ा डिसीजन लेने की? अकेले और या मैनेजर था मेरे साथ मेरा एक। इवन देन ये बहुत बड़ा रिस्क है अपना मुल्क छोड़ के। नहीं लेकिन मैं तो एक कॉन्सर्ट के लिए गया था ना। ओके बट द डिसीजन टू स्टे देयर, फराबी तो आपके साथ नहीं थे ना तब? वो 2 लोग होते हैं ना, तो एक वो होती है पता ही नहीं चल सका ना कि अब देखें मैं आपको हमने अहमदाबाद में कॉन्सर्ट किया, ओके, पंजाब यूनिवर्सिटी से कॉल आ गया, ठीक है, अच्छा तो प्रोसेस चल रहा था, ऑन रोल था वो ऑन रोल हो गया, वो मतलब कभी रुके ही नहीं फिर कॉन्सर्ट्स में। इसीलिए मुझे लगता है कि डेंट एक तरीके से जो है ना वो ये अच्छा तो हुआ ही हुआ, लेकिन एक बुरा भी हो क्योंकि हम भूल गए ओरिजिनल बनाना, टाइम ही नहीं मिला इतना मज़े में। मैं बता रहा हूँ कि हम कोलकाता के जब कॉन्सर्ट्स करना शुरू हुए तो लोग काफ़ी स्टूडेंट होते थे, वो पाँव छू लेते थे आके। तो आपको इतना एहसास तो मुझे ऐसा हो गया कि अरे मैं नहीं मैं क्या मतलब हमारा तो बड़ा So you went through that process also. Yes, कि सीन है बड़ा, ये तो अब सीन हो चुका है। तो कलकत्ता से निकलते थे तो फिर यूपी वाले साइड पे लखनऊ हो गया, आईआईटी कानपुर हो गया, बहुत बड़ी आईआईटी दिल्ली बजाया मैंने, आईआईटी कानपुर, आईआईटीज बजाए हिंदुस्तान में, ट्रिपल आईटीज बजाए, ये बड़े पढ़े लिखे लोगों के कॉलेज हैं। वो खुद इतना बड़ा नंबर है कि वो ही ओवरवेलमिंग एंड इट्स समथिंग। हर जगह 10-10, 12-12 हज़ार लोग हैं। मैंने पटना में बहुत पाकिस्तानी कोई पता नहीं कौन कब बजा के आया, पटना गया वहाँ पे गने चल रही है पीछे, वो इतना 10-12 हज़ार लोग, हम गाना गा रहे हैं डांस करके ना, वो खुश होके वो गन वन चला रहे। मैंने बोला भाई शो अब 1 hour 30 minutes का शो, तो वे जा रहे हो, नहीं भैया जी आप ही जा सकते हैं, मैं जा नहीं रहा, आए हैं हमारी मर्जी से। तो मैं ऑर्गेनाइजर की तरफ देखा, वो कॉलेज है मेडिकल कॉलेज था वो, तो मैंने बोला कि भाई ये क्या सीन है। सो ही वाज लाइक कि नहीं बस बुला दो एक बार और कर दीजिए, लेकिन ऐसा रहा तो फिर वापसी का कुछ सोच ही नहीं रही। महेश भट्ट से कब मुलाकात हुई आपकी, कैसे हुई? बड़ी इंटरेस्टिंग आप मुझे कहानी सुनाए थे। मेरी भट्ट साहब से मुलाकात हुई थी पहली। सॉरी मैं आपको बैठी, बड़ा इंटरेस्टिंग था। मैंने ये गाना बनाया था, किसी गाने का नाम लिया भट्ट साहब के लिए। मैंने कहा कौन भट्ट साहब? महेश भट्ट। मैंने कहा ओके इतनी कैजुअली आपने बोला। मैंने कहा ओके, तो अब वो कहानी हमसे शेयर करें, आप क्या हुआ था?
भट्ट साहब से मुलाकात हुई थी, पहली बार मुलाकात नहीं, फ़ोन पे बात हुई थी। मूवी थी उस मूवी का तो नाम भी अब याद नहीं है, लेकिन ये मूवी थी जिसके लिए गाने बनाने थे। ओके। तो हमें एक दिल्ली में होते हैं साहब, उन्होंने कहा कि यार, तो भट्ट साहब उनके मेंटोर हैं। भट्ट साहब बहुत लोगों के मेंटोर हैं। ठीक है। तो उन्होंने कहा, बल्कि इनफैक्ट पहली बार उन्होंने भुलादो के बाद कॉल किया था हमें, यहाँ पर आए हुए तो फिल्म फेस्टिवल के लिए, तो पर वो हो नहीं सका था क्योंकि यूनिवर्सल के पास राइट्स थे। तो सेकंड टाइम में इन्होंने कहा कि गाने बनाओ, तो हमने गाना बनाया था। वो गाना रिलीज़ भी नहीं हुआ, तो वो उन्होंने सुना, तो मुझे आया सुबह सुबह एक कॉल। तो जो जिन्होंने साहब ने गाना बनवाया था, उन्होंने कहा यार आपसे भट्ट साहब बात करना चाहते हैं। मैंने कहा यार, तो मेरी फ़ोन पे पहली बार बात हुई और बड़ी दिल ऐसा हो गया कि वाह, वो जो चीज़ें होती हैं ना, वो हर चीज़ से इंपॉर्टेंट है। कि एक महेश भट्ट तारीफ़ करे कि बहुत अपना बढ़िया गाना बनाया, बहुत अच्छा गाना बनाया है, इनका बहुत ज़बरदस्त हो गया यार, ये तो बेहतरीन बात हो गई। फिर वो मूवी बनी नहीं, वो शेल्फ हो गई मूवी, जो भी वजूहात होंगी। तो उसके 2 साल बाद मेरी भट्ट साहब से मुलाकात हुई, तो उन्हीं के घर पे। तो उनको म्यूज़िक मेरा उस वक्त कुछ ज़्यादा पसंद नहीं आया था। तो उन्होंने कहा था चलो भाई भाग जाओ यहाँ से, काम करो अभी उस पर उन्होंने फिर भी वो इन टच रहे। एंड देन वी डिड अधूरी कहानी, उनके प्लेज वाला पूरा उसके लिए प्रमोशन के लिए। एंड जो गाने, विशेष फिल्म्स उनका प्रोडक्शन हाउस है, जो गाने फाइनल करते हैं वो भट्ट साहब नहीं करते, वो मुकेश भट्ट साहब करते हैं, उनके जो भाई हैं। सो वो प्रोसेस बड़ा ही एक अलग प्रोसेस था। उनसे ये बातें उन्होंने बस हमें बता दिया कि भाई ऐसे ऐसे करना है तुमने, और फिर वो पूरा जो है ये हो गया अधूरी कहानी वाला, प्रमोशन वाला, उसमें भी साथ रहे। तो 2015 में हमारा स्टूडियो हो गया था, मेरा और मेरा जो पार्टनर है तरुण, हमने गाने बनाने शुरू कर दिए थे। सो वी थॉट कि अब गाने बनाने हैं, और जब किसी के पास जाएं तो वो कहे वाह क्या गाने बनाए। सो हम गए विशेष फिल्म्स, हमने उनको कॉल किया, मुकेश भट्ट साहब के असिस्टेंट को, कि हमने गाने देने आना है। तो उसने कहा कि हाँ आओ और सीडी दे जाओ। सामने वो उनका जो बंदा बैठा होता है वहाँ पर, क्योंकि क्या था कि भट्ट साहब के साथ बात तो रहती है, पर वो प्रोसेस से तो आपको गुजरना पड़ेगा, आप प्रोसेस को बाईपास नहीं कर सकते। और ये बड़ी अच्छी बात मुझे लगती है बॉलीवुड की, कि मेहनत तो करवानी है उन्होंने। कोई चीज़ अच्छी हो, आप साथ खाना खा रहे हो, मतलब मेरी राखी सिस्टर है कृष्मा, वो जो है करण जौहर को मैनेज कर रही थी, वो मीटिंग ज़रूर उसने करवाई, लेकिन अगर मेरे पास गाना अच्छा नहीं था तो वो काम हुआ। ये नहीं हो सकता कि ये मेरा दोस्त है, ये भाई है, इसे करा दो, नहीं हो सकता। मीटिंग मिलेगी, मीटिंग मिलेगी 10 मिनट की, वो 10 मिनट से 1 घंटा आपका काम करवा सकता है आपको। तो वो हम गए वहाँ पे थे, बोले भाई चलो इनको दे दो सीडी। यार ये तो प्रोसेस एक है। तो हमने सीडी पे लिख दिया, 5 गाने थे। 2 हफ्ते बाद आई कॉल, And they do go through everything, इसीलिए कॉल आई आपको। और मैं आपको बताऊं, ये बहुत बड़ी, उन्होंने जो प्रोसेस हमें बताया, हमने कहा यार, वो था बूस्टर लाइफ का, कि हाँ यार मैं बैंड से हट के गाने बना सकता हूँ, मैं फिल्मी गाने बना सकता हूँ बहुत अच्छे लेवल पे। तो ये भी कभी कभी ना इंसान में थोड़ा सा गुरूर जिसको बोलेंगे होना चाहिए, क्योंकि अगर नहीं होगा ना तो आप कहीं नहीं जा सकते, आप कहीं पहुँच नहीं सकते। प्राइड, थोड़ा सा प्राइड जो है ना होना ही, बिलीव इन योर सेल्फ के, और प्राइड भी कि यार मैं अच्छा हूँ भाई, मैं, और वो किसी को दिखाना नहीं, अपने से नीचे वाले आदमी को नहीं दिखाना। आप गलत अंदाज में नहीं सोच रहे हैं, आप सिर्फ अपने अच्छे काम वाले, को, अपने काम पे ट्रस्ट कर रहे हैं, अपने अंदर ट्रस्ट कर रहे कॉन्फिडेंस हैं, है ऐसा ही। तो 2 हफ्ते बाद कॉल आया कि भाई वो मुकेश जी ने बुलाया है, आप इतने बजे आ जाइएगा। हम वहाँ निकले हैं उनके पास जाने के लिए, तो अपना इमरान हाशमी की मम्मी का इंतकाल हो गया। मतलब ऐसा भी है, तो वो उनकी बहन है सगी, भट्ट साहब की बहन है इमरान हाशमी की मम्मी। तो हम वहाँ पहुँचे जब ऑफिस में तो बंद होने वाला था। तो उन्होंने कहा चलें अब वो नया टाइम देंगे, ऐसा भी नहीं कि इस दिन आ जाना। तो फिर उसके 20 दिन बाद उन्होंने नया टाइम दिया, उनको याद था उस तब टाइम। हम जब वहाँ पहुँचे तो उन्होंने मीटिंग की, मीटिंग में कहा कि 3000 सीडीज़ में से आपकी सीडी एक मैंने सेलेक्ट किया, कि वो सिर्फ संडेज़ को, उनके यहाँ रोज़ इतनी सीडीज़ आती हैं, वो सारी उनकी टीम सुनती है, उसमें से कोई 5 सीडीज़ उनको आगे जाती हैं, और वो हर संडे ड्राइव करते हुए वो सुनते हैं, और उसमें से जो पसंद आता है उसी को बुलाते हैं।
तो हम गए और उन 5 में से भी एक गाना पसंद आया उसके लिए उन्होंने हमें बुलाया और कहा कि भाई इस पे काम करो और थोड़ी सी बातें जो होती हैं कि थोड़ा हमारा मोटिवेशन बढ़ाने के लिए, और कहा कि भाई मुबारक हो, हमें पसंद आया, ऐसा कहा उन्होंने कि हम लोग को ये गाना पसंद आया। तो फिर हम उस पर काम करने लगे, लेकिन उस टाइम फिर वो जब मूवी मिली तो उस बीच में विशाल महातकर उन्होंने बनाई थी ब्लड मनी, ये मैं तो बस तेरी चाहत में और जो तेरे संग काटी रातें, तो उन्होंने फ़ोन किया, बोला कि यार ये फिल्म का गाना करना है। मुझे पता ही इन लोगों के साथ, मुझे जंजीर जो मूवी थी वो मेरा गाना नहीं था, मैं सिर्फ प्लेबैक सिंगर था। उसमें तो ऐसा था कि मैं लम्हा तेरा मेरा, तो उसमें ऐसा था कि मैं बस मुझे कॉल आया, मैं गया, मैंने ऑडिशन दिया। उस ऑडिशन में राम संपत था, बेनी दयाल ने भी वो गाना गाया था, राम संपत ने भी गाया था, मैंने गाया था। वो जो है वो भूषण कुमार के पास गया, उन्होंने ये बोला कि हाँ इस लड़की की आवाज़ अच्छी लग रही है, इसको ले लो, और वो गाना हो गया। उस गाने से मुझे पैसा बहुत मिला, बहुत कॉन्सर्ट्स, 999 रुपए का कॉन्ट्रैक्ट था वो एज अ सिंगर। 999 रुपये से कॉन्ट्रैक्ट था वो, मैंने साइन किया, मुझे आज भी याद है, क्योंकि मेरे लिए तो मैं प्रियंका चोपड़ा पे राम चरण पे गा रहा हूँ, मेरे लिए जंजीर रीमेक में मेरा गाना मेरे लिए तो वही था, मैं तो फिल्म में गाने के लिए स्ट्रगल कर ही रहा था। मेरे लिए तो वो तो कॉन्ट्रैक्ट भी 2 महीने बाद आया कि जब मैं अपने बॉम्बे ऑफिस गया था, जो मेरे पीआर दिखते थे उन लोगों के पास, तो वो कॉन्ट्रैक्ट उनके ऑफिस आ गया, साइन कर, मैंने कहा ये क्या है, तो उनका कुछ था भी कि 1000 नहीं 999, वो साइन किया, तो वो दे, उसको पैसे बहुत मिले, क्योंकि फिल्म में गाने के बाद ना हिंदुस्तान में नेक्स्ट लेवल इज्जत मिलती है। ये मैंने ऐसे कि वो बोलते हैं कि आप सिंगर हो ही जब आप फिल्म में गा लो, क्योंकि 125 करोड़ लोग हैं और आज तक फिल्म में कितने लोगों ने गाया, 50,000 लोगों ने गाया ए ग्रेड, 25-30,000 लोगों ने, उन 30,000 में से एक हो गया। तो वो तो ऐसा था कि जो होटल में मैं रहता था, तो वो बंदा जो है उसको बताया उनके काम वालों ने कि भाई ये इनका गाना है, ये बैंड है। उसने कहा अरे यार जब तक फिल्म में नहीं गाया सिंगर नहीं होता। तो जब मैंने फिल्म में गा लिया उसने बेइज्जती कर दी मेरी। तो ओनर जो था वो बड़ा पार्टी इंसान था, क्योंकि उनके नीचे फ्लोर पे वो क्लब भी था, ऊपर हम सब। तो जिस दिन मैंने फिल्म में गाया और वो होर्डिंग्स लगी जंजीर फिल्म की, वो पुलिस की थी, तो वो पुलिस को भी उन्होंने इन्वॉल्व किया हुआ था, बॉम्बे पुलिस को। तो वो जब गाना आना शुरू हो गया, उसने कहा अरे आप पार्टी करने चलो यार मेरे साथ। क्या भाई मैं नहीं जा रहा, लेकिन तब वो बिल्कुल इज्जत आई उसको, वरना उससे पहले जो है वो बिल्कुल भी कोई, उसने बोला कि भाई, तो ये था। लेकिन मुझे जो मज़ा आया, जो चैलेंज हुआ, वो इन लोगों के साथ गाना देने में हुआ, जैसे विशाल महातकर है। ये गाना उसने मुझे एक बात बोली, मैं उसको गाना भेजता था, वो कहता था नाइस सॉन्ग। मैंने कहा यार तुम, अब वो मेरा दोस्त है, मैं ऑनेस्ट है, मैं परसेप्ट पिक्चर्स के लिए मैंने जो है वो कॉन्सर्ट किया, वहाँ पर अर्जुन रामपाल की वाइफ जो है हमारी पिक्चर ले रही है। अर्जुन रामपाल फोर्ट फॉर अस, बिकॉज जो परसेप्ट के किसी डायरेक्टर के बच्चों ने बजाना था डीजे, और हमारे 4 गाने थे, हमने 5वां भी कर दिया अकूस्टिक, किन्ना सोना। एंड पीछे से सेट बदल गया, तो अर्जुन रामपाल स्टेज पे आ गया कि हाउ डेयर यू के बैंड पर गा रहे हो और तुम लोगों ने सेट बदल दिया। तो वो तो हम, मतलब ये वाला हमें रिस्पेक्ट मिल रहा है, और हम वी वांटेड टू कनेक्ट विद दिस गाय विशाल महातकर, कि हम लोग को खबर मिला था कि इनका एक फिल्म आ रही है। तो उनको हमने बुलाया हुआ था ITC होटल है बॉम्बे में, 7 स्टार एक ही होटल है। सो वो कॉन्सर्ट मिला था, उनका हम आपको 7 स्टार स्टे कराएंगे। हम तो उसमें भी खुशी थी, फर्स्ट 7 स्टार है कि वाह भाई वाह। तो वहाँ जो है, और वहाँ सब आए हुए थे, रेड चिली, मोरानीज उरानीज, एवरीबडी वाज देयर। तो उनसे वैसी बात हो रही है और वो बंदा आके सब देख रहा है, क्योंकि भट्ट साहब के जो फिल्म है ना, वो कभी भी वो जो विशेष फिल्म्स वाले लोग हैं, वो लोग कभी भी मेन स्ट्रीम में देखा देखी वाले सीन में नहीं रहते, वो अलग ही हैं, वो सिर्फ टैलेंट, वो देखते ही टैलेंट है। तो मेरा दोस्त भी बन गया, वो सब वो कह रहे हैं नाइस सॉन्ग, लेकिन ले नहीं रहा। मैं कह रहा हूँ यार ये अजीब आदमी है। तो मैं उसके साथ बैठे, हम बातें कर रहे हैं, घर पे जा रहे हैं, तो वो संजय दत्त का नेबर था पाले हिल पे, मैं बैठा हूँ उसके साथ, बात भी हो रही है, हम घुमा भी रहे हैं। मैं बॉम्बे गया तो वो केटर भी कर रहा है, घुमा रहे, लेकिन गाना नहीं ले रहा। तो मैंने कहा यार विशाल ये बताओ तुम गाना तो ले नहीं रहे। कह रहे यार जिस दिन मैं कहूँगा ना वाओ व्हाट अ सॉन्ग, वो होता है गाना। गुड सॉन्ग जो है ना, वो एक आर्टिस्ट के लिए बुरा है, मीडियोकर हो गया ना गुड सॉन्ग। मे बी दैट्स द रीजन वो लोग इतने सक्सेसफुल हैं इस है ना, वो हो गया नाइस सॉन्ग, गुड सॉन्ग, तो वो तो आर्टिस्ट के लिए बुरा है। तो
फिर जाकर एक गाना बना सब भुला के भी, वैसे नंबर्स नहीं आए थे उस गाने के, पर वो गाना था बहुत अच्छा और उस पे आपको मिला वाओ सॉन्ग? वो वाओ सॉन्ग उसने कहा और उसने वो लिया। और उसके बाद ये बड़ी एक कनेक्ट करूँगा मैं, तो जो वहाँ तो वो फिल्म हम कर आए, फिर वो उसमें एक और गाना था किसी म्यूज़िक डायरेक्टर का था, तो वो मैंने गाया, तेरा शुक्रिया उसके लिए। उसके बाद तो फिल्में शुरू ही हो गई थी, छोटी मोटी फिल्में तो वैसे ही मिल रही थी, हम चूज़ कर रहे थे। बड़ी फिल्मों के वक्त तक हमें वापस भेज ही दिया कि तो चलो। जब आप पाकिस्तान वापस आए, ऑफ कोर्स आपको रियलाइजेशन हुई कि हालात ऐसे हैं कि बीइंग अ पाकिस्तानी इट माइट नॉट बी सेफ कि आप इंडिया में रहें, तो आपने डिसाइड किया कि वापस आ जाएं। हम पे अटैक हो गया था कोलकाता में। शॉर्ट कर रहे हैं। हाँ, अटैक हो गया था आप पे। ओके। कोलकाता फोर्ट लगता था मुझे अपना। कोलकाता वाज लाइक माय लाइक वहाँ पे आर जिगर मेडिकल कॉलेज हो गया, जेयू है, एक है जेएनयू जो दिल्ली में है, और एक है जेयू जादवपुर यूनिवर्सिटी, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। आपकी अगर जो लोग हिंदुस्तान से देखते हैं उनको पता रहेगा कि जादवपुर यूनिवर्सिटी का फेस्टिवल 10 दिन का होता है। तो जैसे दिल्ली में एम्स है, तो एम्स हमने हेडलाइन किया है, मतलब हमसे पहले हमारे लिए जो एक दिन पहले सुनिधि चौहान बजा के जा रही है, तो लास्ट डे उन्होंने हमें बुलाया हुआ है। तो ये बहुत बड़े कॉलेजेस हैं, जो हिंदुस्तान में रहते होंगे उनको पता है कि एम्स मेडिकल कॉलेज बहुत बड़ा मेडिकल कॉलेज है, बहुत मुश्किल है वहाँ बजाना। तो जादवपुर यूनिवर्सिटी ऐसी जगहों पे हमने बजाया जहाँ के लोग वहाँ लेफ्टिस्ट वाली कहानी के वो बिल्कुल निडर लोग हैं। बंगाली लोग बहुत अलग होते हैं, वो तो बहुत पढ़ते हैं, वो इंटेलेक्चुअल्स वहाँ पे हैं, और वो जो है ना उनको कुछ पसंद आता है तो वो बहुत ऐसे ही नहीं पसंद आ जाता। बहुत मुश्किल होता है कि उनको जो है, तो वहाँ पर अगर अटैक हो रहा है तो गो बैक पाकिस्तान, गो बैक टू पाकिस्तान इस तरीके का, जबकि बाउंसर्स भी हैं, पुलिस भी है। मैंने कहा यार फिर आपने उम्मीद नाउ इज द टाइम कि वापस आना है कि अगर इतनी ऐसी जगह पे अटैक हो रहा है तो फिर हालात फिर तो हालात सही नहीं है। तो जब वापस आए तो कितने दुख में थे, एंड स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच, बिकॉज जिस तरह आप बता रहे हैं आप तो मतलब माशाल्लाह से यू वर डूइंग अमेजिंगली ग्रेट इन इंडिया, यहाँ तो भूल गए होंगे लोग। और मैं जब स्क्रैच से स्टार्ट करना हिंदुस्तान में मुझे और शफकत अमानत अली खान, आतिफ असलम जी, ये वो लोग थे जो फरहान सईद जो रहते ही वहाँ थे। मतलब ज़्यादातर वहीं पे थे। आप देखिए ना कि 2011-17 के बीच में आतिफ असलम की बहुत कम चीज़ें आई पाकिस्तान में, और उसके बाद बहुत ब्रांड साइन हुए। फवाद खान, माहिरा खान, अली ज़फ़र, ये वो लोग थे जो ज़्यादातर वहाँ जो है, ग़ुलाम अली साहब वहीं होते थे। हम एक दूसरे से मिलते थे, और कहाँ मिल पाते थे? FRO में, फॉरेन, क्योंकि वहाँ हर सिटी का अलग वीज़ा होता है। हिंदुस्तान में 4 सिटीज़ के वीज़े मिलते हैं, उसके बाद आपको अप्लाई करना है अगर आपने कुछ करना है, और हर आदमी ने कहीं ना कहीं जो है जाना होता है। कॉमेडियंस बहुत सारे थे, तो सब लोग, तो हम सबको लगता था, मुझे लगता है अब ऐसा कि हमें लगता था हम कभी वापस नहीं आने वाले, हम अब वहाँ काम करने वाले हैं, क्योंकि वहाँ जो है फैंस इस तरीके के हो गए हैं, हमने अपनी जगह बना ली है कि हम अब वापस नहीं आएंगे, हम वहीं काम करेंगे। तो वहाँ स्टूडियो सेटअप, एंड देन आई हैड अ हाउस इन लाइक 2-3 सिटीज़, तो दोनों मतलब, तो वहाँ तो आप सही कह रही हैं कि वहाँ नेक्स्ट लेवल लाइफ होगी, नेक्स्ट लेवल लाइफ। मैं कह रही हूँ ना, आई बॉम्बे टाइम्स के मेन जो है फ्रंट पेज पे संडे को मैं जो है, अगर इंटरनेट के ऊपर तो सब चीज़ें मिलती हैं गूगल पे, हम छपते थे और हमें लगता था अरे ये क्या है, कुछ भी नहीं है, ये क्या होता है। दिल्ली टाइम, मैंने वहाँ पर प्याली दास गुप्ता बहुत बड़ी जो है ना वो फैशन की जर्नलिस्ट हैं, तो मैंने उनसे कहा, अब हम दोस्त, मैंने कहा प्याली दी आप जा रही हैं पाकिस्तान ब्राइडल वीक कवर करने, वहाँ जाओ और वहाँ हुमायूं आलमगीर को ही कवर करना। ये वो वाली बात है। और मैंने उसको पिक्चर भेजा है, मेरा बच्चन का दोस्त है वो, दिल्ली टाइम्स के फ्रंट पेज वो कौन सा उनका जो फैशन का होता है, हुमायूं आलमगीर छपा हुआ है। और वो एग्जैक्टली मैंने उसको पहले ही बता दिया था कि तुम छपोगे, क्योंकि अगर तुम नहीं छपोगे तो मेरी और उनकी बात खराब हो जाएगी, जो वो अफोर्ड नहीं करेंगी। मतलब टाइम्स के ऑफिस में हमें बुला के कह रहे हैं कि परफॉर्म करो यार। So do you miss those times? I'll tell you why. वैसे मिस करते हैं दोस्त, क्योंकि माशाल्लाह से अभी भी बहुत इज्जत है, बहुत है, लेकिन जो आप बता रहे हैं, लेकिन वो ना अर्न नहीं करनी पड़ी थी, सीन ये है, वो सब ऑटो हो रहा था। नहीं, मिस क्यों नहीं कर रहे आप? वो तो मुझे समझ आ गई, क्योंकि आपका टैलेंट था और देखिए आपको चल रहा था। तो मैं यहाँ तो मुझे लग रहा है आप अगर इफ आई मे बी ऑनेस्ट, तो मुझे लग रहा है आप कॉन्स्टेंटली स्ट्रगल में हैं। मैं आपको बताता हूँ कॉन्स्टेंटली प्रूविंग योरसेल्फ कि अगर आपने
आपने ये शो खड़ा किया, आपने बड़ी मेहनत की जी। आप इस चीज़ को ना आपके दिल के बहुत करीब होगी। मैं इंडिया गया, मेरा एक गाना सुपर हिट था, मेरा एक और गाना कॉन्सर्ट में सुपर हिट हो गया तुम मेरी हो करके। मैं वहाँ पर मैंने कुछ भी नहीं किया स्ट्रगल, मतलब मेरी तस्वीरें खींच रही हैं तो मैं बोल रहा हूँ पे क्या बको ये क्या है, मतलब मुझे पता ही नहीं चल सका कि इसकी वैल्यू क्या है। मैं टाइम्स में आ रहा हूँ रेगुलरली, छोटे न्यूज़पेपर्स में आ रहा हूँ, हिंदी के न्यूज़पेपर्स में आ रहा हूँ, जो मुझे पता ही नहीं क्या लिखा है, मुझे वैल्यू ही नहीं पता क्या वैल्यू है इसकी, मुझे पता ही नहीं चल सका कभी। मैं मिस क्या करता हूँ दोस्तों को, जो मैंने वहाँ दोस्त बनाए, जो मैंने वहाँ पर चीज़ें की, जो चीज़ें वहाँ से सीखी, या कुछ शहर, दार्जिलिंग बहुत मिस करता हूँ मैं, बहुत खूबसूरत जगह है सच में वो। तो वो हमारे जो है वो जिन्ना साहब कायदे आज़म जो है उनकी भी वो फेवरेट जगह थी। तो जब आप लोगों का बताते थे आप पाकिस्तान से हैं तो क्या रिएक्शन होता था उन बिफोर अटैक हुआ एंड ऑल दैट, वो जो 7 साल थे तो कैसे लोग रिएक्ट करते थे? बहुत अच्छे से, आई एम श्योर बहुत खूबसूरत रिएक्शन। वो हमसे बड़ी मोहब्बत, ये मैं आपको बताऊँ 2017 से पीछे अगर चले जाएँ तो अब भी लोगों में मोहब्बत आ गई, वो भूल भाल गए। सिर्फ 1-1.5 साल कुछ वो बड़ा इशू था, वो पहली बार लोगों में गुस्सा था, तो वो उससे पहले बहुत मोहब्बत। अरे ऐसी मतलब आपको लगेगा नहीं कि कौन जो है वो, कभी ऐसा नहीं था यार ये तो हिंदू है या कुछ। घर पे गए उनके, वो इनवाइट किया उन्होंने, तो वो स्पेशल सब्जियां बनवा रहे हैं, खाने बनवा रहे हैं, और जो है वो इतनी मोहब्बत कि वो नेक्स्ट लेवल है। वो तो आप सोच भी नहीं सकते, अगर आप कभी जाएंगे हिंदुस्तान तो आपको पता चलेगा, आप बहुत यादें वहाँ से लेके आएंगे। हम तो वहाँ रह रहे थे, तो मैंने वो बहुत मिस किया। कमिंग बैक टू पाकिस्तान 2017, मैं फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी वापस आया, और एक तो ये कि हमने वहाँ पर स्टूडियो की इन्वेस्टमेंट की, स्टूडियो बना लिया जी, चीज़ें चल रही हैं। तो कभी सोचा ही नहीं कि भाई छोड़ के जाएंगे, तो वही था कि यार इतने पैसे आ रहे हैं कि कोई प्रॉपर्टी बनाओ बैक होम, या तो वैसा था ही नहीं सीन। तो मैं जब घर मैंने डिसाइड किया आ रहा हूँ, तो मेरी फैमिली को बहुत बड़ा बिजनेस में झटका लगा। ओह माय गॉडनेस, बहुत बड़ा। एक तो आप वापस आ रहे थे, ऊपर से फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत बड़ा, मतलब ऐसा कि बहुत ही हमने फाइनेंशियल प्रॉब्लम कभी देखा ही नहीं ज़िंदगी में, कभी भी नहीं। हमें पता ही नहीं था कि ये होता क्या है, ये क्या होता है। हमारे प्रॉब्लम्स ही अलग थे। मैं जिस स्कूल में पढ़ता था हैम्पटन, वहाँ एसी लगा हुआ था दब, मतलब एकदम बिगड़ेल बच्चे, स्कूल कॉलेज सारे यहीं बड़े हुए, यहीं के दोस्त हैं, KGS वाले, बीकन हाउस वाले, लाइसियम वाले, तो कुछ पता ही नहीं था। बस वहाँ चले गए, वहाँ पर भी हाथों हाथ लिया, अल्लाह ताला ने, अल्लाह का करम रहा, सही है। तो अब मैं आ रहा हूँ, और यहाँ पे बड़ा इशू से मैं बीच में जब आया था, तो आई रिमेंबर कि भाई जो है वो कोई भी, मतलब हम आ रहे हैं, अब यहाँ पे मेरे लिए वेकेशन था आना, तो कि कोई भी गाड़ी लेके निकल जाओ ये वो, और अब आपके लिए कितना अजीब है, सोचो कि घर पे गाड़ी नहीं खड़ी हुई, और बड़ा वो फाइनेंशियल जो है वो क्रश था, लाइक बड़ा सीन था वो। सो आई विल नॉट गेट इनटू डिटेल्स उसके। सो वो जिम्मेदारी, सो आई ब्रदर हैड टू लीव, इतना बड़ा सीन था कि उसको मुल्क से बाहर जाना पड़ा। एंड मैं कभी भी अपने फादर के बिजनेस में एंटर नहीं हुआ, प्रॉपर्टी के कभी शौक ही नहीं हुआ। सो नाउ आई एम कमिंग बैक, और मेरी फैमिली की जिम्मेदारी मुझ पे है, एंड मुझे नहीं पता कि यहाँ इंडस्ट्री मुझे कैसे लेगी। सो जब मैं वापस आया तो मुझे 2-3 लोगों ने कहा कि अरे क्यों आ गया, वहाँ जाके काम करो ना। इंडस्ट्री के बड़े लोगों ने, ऐसे लोग जो मैं नाम आपको नहीं ले सकता, पर फैशन के लोग। बट शिकवा गलत तो नहीं था, सही हो सकता है। तो यहाँ पर काम था भी नहीं, हर आदमी वहाँ था ना, सिर्फ हमें तो नहीं, हम तो नहीं कर रहे थे। जो देखें, एक ये तो यूनिवर्सल लैंग्वेज है, इसको मैं तो मानता ही नहीं कि किसी ख़ास मुल्क के लिए है, ये तो पूरी दुनिया के लिए है। जिमी हेंड्रिक्स, तो अगर मैं आप कंप्लीट करें बात। देखिए जिमी हेंड्रिक्स जो है वो US में हिट नहीं हुए, UK जाके हिट हुए थे, और फिर वापस आए थे, तो वो गलत थे? नहीं, बिल्कुल गलत। द डोर्स वो क्या गलत थे? बिल्कुल भी। म्यूजिक हैज नो बाउंड्रीज। तो काम तो जहाँ पे आपको मिलेगा। मैं आपको बता रहा हूँ कि 2011 में जब हम गए तो वी वर फ्लोटिंग A से नीचे। सो मुझे ऐसा लगता है एक पॉइंट ऑफ व्यू ये भी हो सकता है कि डेफिनेटली वहाँ आपको काम मिल रहा था और आप फ्लरिश कर रहे थे, एंड इट मेक्स फाइनेंशियल सेंस
या प्रैक्टिकल सेंस भी के, लेकिन अगर ये भी होता रहता ना कि उसके साथ साथ कुछ जहाँ से आप बिलोंग करते हैं उसको भी इक्वली ही मैंने आपको बताया ना, हम गाना बनाने वहाँ पे कंट्रीब्यूशन हो रही होती है या वहाँ से कुछ निकल रहा होता हम है, तो गाने शायद नहीं बना रहे इंडस्ट्री थे। को भी इतना नहीं होता। देखिए हम गाने नहीं बना फिर रहे वो थे। कॉन्सर्ट भी पाकिस्तान में भी अभी होते 2011 रहते से हैं। 14 पाकिस्तान का बहुत बुरा टाइम था। ओके वैसे ही लोगों के लिए बुरा टाइम था। वो जो गुस्सा था, यूट्यूब बंद था, ठीक है, कुछ हो नहीं रहा था, चीज़ें नहीं हो रही थी, शोज बहुत कम थे। सो अगर मैं उन लोगों में होती तो मैं कहती देखो आई स्टक इट आउट ड्यूरिंग द बैड टाइम्स। यार ये हर तरह से देख सकते हैं ना, हर तरह से देख आई एम सकते जस्ट हैं। प्लेइंग डेविल्स एडवोकेट जिसको- टू से अब तो वो फिर वो है ना कि फिर तो लाइक जिसको काम मिल रहा है फिर तो वहाँ पे कर रहा था ना वो। बिल्कुल बिल्कुल ये तो वही वाली बात है। Definitely, हाँ, और ऑफ कोर्स कोई भी अपनी प्रैक्टिकल सेंस को छोड़ के वापस तो नहीं आएगा, यू नो। खैर, गोइंग बैक टू योर स्टोरी ऑफ कि कुछ लोगों ने आपको कहा, कुछ कहा लोगों ने शुरू में, मुझे कभी मुझे लगा ही नहीं। मैं वहाँ से जो हम सीख के आते हैं ना, जो बॉम्बे में आप सीखते हो, मुंबई बहुत कंपटीशन है वहाँ पे। वहाँ इतना कंपटीशन है कि आप जो है ना सुकून ही नहीं ले सकते एक दिन भी। अगर एक दिन कुछ नया नहीं बनाओगे तो पीछे चले जाओगे। मैं तो उस कंपटीशन से आ रहा था, तो मुझे वो बिलीव था कि भाई काम तो कर लेंगे। पर जब वापस आया तो मैंने कहा यार यहाँ तो कुछ सब कुछ अलग हो गया। यहाँ तो एक पीआर होनी चाहिए, उस पीआर को महीने के 2-3 लाख रुपए दो, अच्छी पीआर को। और क्योंकि हिंदुस्तान में तो परसेंटेज होता है, मतलब दे मेक आर्टिस्ट, दे डोंट ईट आउट ऑफ देयर अर्निंग्स। ये तो अदर वे है ना, गलत है, ये तो सिस्टम ही गलत है। आप अगर माहिरा खान है एग्जाम्पल, हमारी सबसे बड़ी आर्टिस्ट है ना इस वक्त वो, तो उनसे आप ले रहे हो पैसे अगर, तो वो क्या बड़ी बात हुई? वो तो कोई बड़ी बात नहीं है। अगर कोई पीआर ना हो वो तब भी स्टार रहेंगे, वो पैसे कमाती रहेंगी। लेकिन आप आर्टिस्ट कोई भी आ रहे हैं, जैसे एग्जाम्पल है कि ये तो वैसे भी चेक नहीं है कि कोई भी आर्टिस्ट आके पीआर को बोल दे यार मैं तुम्हें महीने के 2-3 लाख रुपए दूंगा, तुम मुझे प्रमोट कर दो। तो टैलेंट तो वो है जो वो करते हैं कि वो टैलेंट सर्च करते हैं, फिर उसको साइन करते हैं, फिर कहते हैं हम आपके लिए काम करेंगे और आप हमें 10 से 20% दे देना। एवरीथिंग जो हमारे यहाँ पीआर करती है, रेड कार्पेट, पोस्टिंग्स, एवरीथिंग। सो मैं तो वो देख के आ रहा था, मैंने कहा यार यहाँ तो शॉक पहुंचा आपको? शॉक है, सिस्टम अलग है। अब तो कॉन्सर्ट से कॉन्सर्ट नहीं मिलते। मैंने एक मतलब एग्जाम्पल ये देता हूँ कि अगर कॉन्सर्ट नहीं किया और आपके पास एक बहुत अच्छी तगड़ी पीआर है, अगले दिन हर जगह लगवा दे कि वाह वजी फारूकी ने बहुत ही बेहतरीन गिग किया, लोग मान लेंगे। ऐसा ही है ना हमारे यहाँ, है ना ऐसा? पता नहीं, मैं आपको सच है ना? सुन रही हूँ। नहीं आप, मुझे वाकई नहीं मालूम। ऐसा है कि लोग मतलब अगर मैं आज लिखवा दूं कि मैं ब्रैड पिट के ऊपर गाना करने वाला हूँ 2 महीने में, और वो तो सारी न्यूज़ बन पब्लिकेशन जाएगी। छाप दे, तो न्यूज़ बन जाएगी। मुझे मेरा फेम मिल जाएगा, बाद में देखेंगे क्या होता गाना है, आया भी या नहीं आया। आया भी या नहीं आया। शायद लोगों को पता भी चले, नहीं पता चलेगा, वो उन लोगों को फर्क नहीं पड़ता। वो जो स्क्रॉल हो रहे वो हैं, जैसे लोग आपसे पूछ लेंगे ये क्या हुआ, क्या हुआ, कहाँ गया? ब्रैड पिट का कहाँ गया वो कहाँ गया वो क्यों गाना? नहीं किया आपने वो? पर ऐसा है कि मुझे लगा ये क्या हो रहा है यार, ये तो बहुत चेंज हो गया। तो मैंने सोचा कि मैं फिल्म करूँगा। ओके, पर फिल्म के लिए, और मैं फिल्म के लिए म्यूजिक बनाऊंगा। फिल्म के लिए गाने तो बने हुए ठीक हैं, है, म्यूजिक हाँ। बनाएंगे फिल्म के लिए, उसमें बिल्कुल पक्के हैं, वो करते रहेंगे। और मैं आपको बताऊं, मैंने वही प्रैक्टिस की। मैं भूल गया कि आते ही 10-15 दिन बाद ही मैं भूल गया कि कोई मैं वहाँ पर जो है वो कैसे शोज़ कर रहा था, या क्या मेरी मैनेजमेंट थी, या क्या मैंने फिल्म की है। मैंने बॉलीवुड फिल्म की यार। मैंने कभी ये थोड़ी बोला कि मैं पाकिस्तानी आर्टिस्ट नहीं हूँ। वहाँ पर अगर 10,000 लोग थे तो मैंने 10,000 लोगों के आगे बोला पाकिस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान भी जिंदाबाद है। आपके लिए मैं बजाने आया हूँ, मैं आपकी कंट्री रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन पाकिस्तान जो है वो मेरी कंट्री है भाई, वहीं से मुझे इज्जत मिली है। तो मैंने कभी भी कोई भी मेरा कॉन्सर्ट उठा के देख लें, कभी ये नहीं किया कि मैंने डिसओन कर दिया अपनी कंट्री को, या उनकी बातों के कि मुझे थोड़ा सा और वो इज्जत मिल जाए तो मैं जो है वो गलत बात कर लूँगा, या अपने मुल्क की बात नहीं करूँ। मुल्क की बात हमेशा मैंने जो है ना वो करी। तो ऐसा तो नहीं था कि मैं पाकिस्तान को जो है वो डिसओन कर रहा था। तो यहाँ तो वो सारी चीज़ें वहाँ पर जो मैंने किया वो मैंने भूल गया। यहाँ पर मैं वापस आया हूँ तो बॉलीवुड तो करके ही आया हूँ ना, और वो भी 3-4 फिल्में, बड़ा मुश्किल काम है। सही बात है। सो मुझे तो ऐसी ऐसी चीज़ें ऑफर हो रही थी शुरू में कि अगर मैं पैसों के लिए कर लेता तो पूरा करियर जो है ख़राब हो जाता। हुमायूं ने बड़ी मेरी हेल्प की शुरू में, उसने मुझे BCW करवा दिया, जबकि उसको कोई फ़ायदा नहीं था उस वक्त कि मैं उसके लिए BCW करूँ। कोई मतलब ज़्यादा लोग भी नहीं जान रहे थे, कमबैक था।
तो लेकिन उसने कराया, उसने जो है ना कहा नहीं नहीं तुम ही जो है ना वो गाना गाओगे मेरे BCW वाले में, कि प्रमोशन हो गई। वो बड़ा करीबी दोस्त है मेरा, कभी वो हमारा लव हेट रिलेशन खतरनाक है, पर वो सबसे करीबी दोस्त है, उसको सबसे ज़्यादा खुशी होती है जब मैं हिट हुआ हूँ। तो वो BCW करा तो लोगों ने जाना कुछ वापस कि अरे ये वो भुला दो वाला है और ये वापस से कर रहे हैं। तो उसके बाद मुझे एक शो ऑफर हुआ, कलीम डायरेक्टर था, हम टीवी का शो था, और उन्होंने कहा कि ये हम जो है ना ये शो बना रहे हैं इसके जैसा, ये जो कॉमेडी शो आता है ना इंडिया में, कपिल शर्मा जैसा। सो तुम लोग ये होगे, तुम लोग एक गराज होगा उसमें होगे और बाहर होगे, बातें भी करोगे, एंड यू विल आल्सो सिंग। सो यू विल इंटरव्यू एंड सिंग। आई विल नॉट लाइक जैसे एक पूरा हाँ कॉन्वर्सेशन होगा, बातें होंगी एंड लोग गेस्ट आएंगे। आई वाज लाइक ठीक है, अभी मुझे लगता है कि सही है जो भी किया है, मुझे नहीं मिल रही उतनी इज्जत, कोई बात नहीं, अल्लाह ने लिखी नहीं अभी। वो वाला तो पूरा था, अल्लाह के ऊपर जो ट्रस्ट है, मैं बहुत रिलीजियस इंसान नहीं हूँ, लेकिन मेरा ट्रस्ट वो है कि मैं पूरे ट्रस्ट से बोलूँगा ना कि अल्लाह ताला जो है वो पत्थर में दरार डाल देगा, वो ट्रस्ट, वो वाला ट्रस्ट मेरा पूरा अल्लाह पे है। मैंने कहा यार नहीं लिखा अभी भाई, अभी वापस स्ट्रगल लिख दिया, मैंने कुछ गलती किया है, मेरा दिमाग ख़राब हो गया, अब मुझे जो है स्कूलिंग मिल रही है और मुझे जो है वो काम करना है और मुझे घर चलाना है। ठीक है, पहली बार ज़िंदगी में कि मुझे घर चलाना है, मतलब मैं कमाऊँगा तो घर चलेगा, घर का किराया होगा। हमारा घर बिक गया था, और वो सबसे बड़ा ख़तरनाक चीज़ होगी ज़िंदगी, आपका अपना घर है ना, आपको टेंशन नहीं है। सही बात। तो ये बहुत मुश्किल जो है एकदम से जो है सारा के स्कूलिंग उसी वक्त हो रही है। तो मैंने वो शो ले लिया, मैंने कहा ठीक है, मुझे बुलाया ऑफिस में, बोला भाई आप गराज में हो, ये बड़ी रिस्पेक्ट होगी आपकी। मैंने कहा यार देखो, मैंने कलीम जो बंदा डायरेक्टर, मैंने कहा भाई मैं ये शो तो ले रहा हूँ, लेकिन ऐसा ना हो कि आप कोई वो सिंगर मॉर्निंग शो की तरह साइड वाइड पे बिठा दें, ऐसा ये बुरी बात हो जाएगी। मैं गया, वैसे ही हो गया। तो मैंने वहाँ लड़ाई कर ली इनसे। मैं आपको मतलब सही बात है, वो तो बहुत एक बुरी बात हो जाती ना, इतना काम करने के बाद आप काम करते हो पर रिस्पेक्ट जहाँ पे आए तो यू हैव टू लीव दैट। तो मुझे तो हमेशा से अल्लाह का शुक्र है इतना रहा कि अल्लाह ने आपको देना ही है। तो मैंने वो शो छोड़ा और शुक्र है मैंने वो शो नहीं किया। एंड देन पहला मैंने OST किया वजात रऊफ़ का इश्क जली, वो अपना शादी मुबारक, मौजूदगी में तेरी, और वो गाना मेरा बस चला ठीक ठाक, ज़्यादा हिट नहीं हुआ। फिर मैंने इजाज़ असलम की प्रोडक्शन हाउस में जो है वो गाना किया, बाबा जानी फैसल कुरैशी का था, और खलिश, लेकिन ये गाने चल नहीं रहे, मुझे समझ नहीं आ रहा क्यों नहीं चल रहे। तो कैसे डील कर रहे थे आप इस चीज़ से? कितना आपको उस वक्त, व्हाट वर यू गोइंग? उस वक्त तो बहुत मतलब डिप्रेशन नहीं था, काम तो मैंने कहा हो जाएगा। ये सब जो है ना ये लर्निंग है, ये अल्लाह ने जब लिखा है तब आप हिट हो गए। मैंने हिंदुस्तान में एक संगीत निकेतन करके स्कूल था जो कि एफिलिएटेड था बनारस यूनिवर्सिटी से, मैंने वहाँ म्यूज़िक सीखा, जबकि मैं कॉन्सर्ट्स कर रहा हूँ और बहुत फैंस भी चल रहे हैं, पर मैं म्यूज़िक सीख रहा था। तो शुक्र है मैंने वो म्यूज़िक सीख लिया कि म्यूज़िक ऐसे के गाना तो अब ज़िंदगी भर, पर वो सीखा, उससे बहुत वोकल्स बेहतर हो गए थे। यहाँ पे मुझे एक कॉम्प्लीमेंट ज़रूर मिल रहा था कि यार तुम पहले तो अलग गाते थे, अब तुम बड़ा अच्छा गा रहे हो। तो वो ज़रूर जो है ना वो हो रहा था, पर मैं कभी भी डिप्रेस नहीं हुआ। एंड आई वेंट फॉर डोर टू डोर वाला सीन था कि मैं जाता था और मैं बैठ जाता था जाके ऑफिस में, प्रोडक्शन हाउस में, और जैसे अकबर आई टेल यू समथिंग कि आप एंटर होंगी 7 स्काई में, एक बिल्कुल दरवाजे के साथ में कुर्सी पड़ी है, मैं वहाँ बैठा हूँ। तो और लेकिन मुझे पहले बुलाया, और ये सारे प्रोडक्शन हाउसेस की बात है कि मैं सबको मैसेज कर रहा हूँ, मेरे पास वो मैसेज अब हैं, तो अब जब मुझे आगे से सबके मैसेज आते हैं मुझे बड़ी वो खुशी होती है, मैं बड़ा वो तो। और हमारे यहाँ क्या है, प्रूफ हर वक्त प्रूफ करना है। पाकिस्तान में ना एक अलग सीन है, पाकिस्तान में खाली एक बार हिट हो गए तो बस आप हिट नहीं रहोगे, आप 6 महीने बाद आपको फिर कोई नई चीज़ देनी है। तो हम तो हिट ही नहीं हुए थे, और नई जनरेशन तो मेरे इंस्टाग्राम पे कुछ भी लिख के जाती थी कि अगर मैंने कुछ कवर कर दिया तो लिख के बेसुरे गाना सीख ले, ऐसा भी लिख के जाते थे लोग। मतलब ये जब आप इंडिया से वापस आके तब आ गए, और सब तब भी मतलब नई जनरेशन को कुछ नहीं पता है यहाँ। आप अगर इंडस्ट्री ऐसी है ना, 1 साल गायब हो,
कुछ नहीं पता। लोगों को कुछ नहीं पता। मैं हिंदुस्तान में कॉन्सर्ट्स कर रहा था, मैं स्क्रीन पे तो नहीं था, तो जो वहाँ था उसको तो पता है, जो नहीं था उसको पता भाई एक रेत बैंड था कहाँ है। बस कॉन्सर्ट्स तो आप नहीं लोगों को बता सकते कि मैं कर रहा हूँ हर वक्त। तो यहाँ पर आके तो कुछ भी कोई लिख जाता था। फिर ब्रेक किस वक्त हुआ सब चीज़ों का? तो जब मैं ये कर रहा था तो असद भाई ने मुझे बुलाया, मीटिंग हुई, बुलाया, फिर कुछ भी नहीं दिया काम 1 साल तक। देन मैं ऐसा हो गया था लाइक इट वाज, जब उन्होंने मुझे सेकंड कॉल किया है तो आई डिडंट हैव मच मनी इन माई पॉकेट। पैसे बहुत ही कम थे। मैं सोच रहा था यार ये महीना कैसे चलेगा, अगला 1 महीने का हो गया था काम, अगला महीना कैसे चलेगा यार, पैसे तो है नहीं और सारी चीज़ें हैं। आप यू नो कि भाई आप जब घर का पूरी जिम्मेदारी, आपने बहुत कुछ जो है ना, मैंने कहा यार ये क्या सीन होगा। तो ऑन एंड ऑफ चल रहा था, वो था कॉन्स्टेंट स्ट्रगल। एंड कट टू कि मैं शाम, मेरे पास कोई काम ज़्यादा होता नहीं था, हफ्ते में 1-2 कॉन्सर्ट कर लिए, और कॉन्सर्ट भी ऐसा कि अगर कोई मुझे एग्जाम्पल है कि 70-80 हज़ार रुपये में जो है ना वो किसी ने जो है वो, मैं बड़ी साफ बात कर रहा हूँ कि दिल, क्योंकि लोग अगर जब सुनेंगे ना उन्हें दिल कभी छोटा नहीं करना चाहिए कि कहाँ मैं एक जो है सबसे मतलब 2017 जब मैं आने से पहले मैंने अपना सीज़न किया है नवंबर में। हम जब जाते थे तो हम 10 लोग ट्रैवल करते थे हिंदुस्तान में। आई वॉज चार्जिंग अ लॉट ऑफ मनी लाइक द कंपनी। तो ग्रुप बड़ा, मैं 5 स्टार में भी तो हमें जो है वो सूट मिल रहा होता था। मतलब मैं वहाँ से जब यहाँ आ रहा हूँ तो कह रहे हैं कि अच्छा भाई तो साउंड वाउंड भी ले आना अपना इतने पैसों में शो बजाने के लिए, 70,000 में साउंड वाउंड भी कर लेना। और ठीक है, वो उसको मैंने कभी भी जो है ना दिल पे नहीं किया। आपने आगे से कुछ नहीं बोला? क्यों, आप क्या बोलोगे, मतलब आपको काम करना है। मैं आपको बताऊं, मैंने सेप्टर कॉलेज का एक शो किया जिसमें उन्होंने मुझे 40,000 दिए और उसमें मैंने साउंड वाउंड भी बोला कि यार आप ले आओ। ऐसा आई हैव सीन दैट टाइम। वो हिट होने के बाद फ्लॉप का जो टाइम होता है, जब आपका टाइम बुरा होता है तो वो बुरा होता है। अब उसमें 2 चीज़ें हो सकती हैं, आप सब छोड़ छाड़ दो और डिप्रेशन में चले जाओ और कोई नौकरी कर लो, या फिर आप फाइट करो और अल्लाह पे भरोसा। वो अल्लाह पे जो भरोसा है वो अच्छे टाइम में तो होगा ही ना, या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। सही बात है। बुरे टाइम में भी वो है कि भाई मेहनत कर रहे हैं, मेहनत जो है कहीं नहीं जाती। तो उन्होंने कॉल, अब शाम को मैं चला जाता हुमायूं के पास, उसका स्टूडियो जमजमा वाला, मैं बैठे हुए थे तो मैं बैठा हुआ था, मैं उसके स्टूडियो से आया था बाहर, तो बाहर जो है बैठा वो एक दोस्त है उससे बात कर रहे हैं, तो फ़ोन आ गया असद भाई का, कह रहे हैं यार कल आ जाओ। तो मैं वहाँ पर गया और मीटिंग हुई उनसे, तो ही सेट के हम एक गाना, ये हारून आया बाहर से और हम गाना करेंगे तेरी मेरी कहानी का। ओके। मैंने कहा ओके ठीक है भाई, मैं चला गया। अब असद भाई का एक ऑरा है और उनसे आप ये नहीं कह सकते कि अच्छा पैसे कितने दोगे, असद कुरैशी फ्रॉम 7 स्काई, तो थोड़ी कहोगे कि पैसे कितने दोगे। मैं चले गए, अगले दिन फ़ोन आया कि शुरू कर दिया काम। असद भाई का ही फ़ोन आया मुझे बीच में। वैसे बड़े मैं लोगों को वहाँ पे सब लोग बहुत अच्छे हैं, चाहे मैरी हो चाहे यूनुस हो, तो बाद में दोस्ती हुई उन लोगों से, पर उनका फ़ोन आया। मैंने कहा असद भाई वो रिक्वेस्ट है कि कुछ एडवांस, कह रहे हैं यार तुम पूरा कैश ले जाओ। या दैट, अब वो ही है, आपका बिलीव है। तो मैं गया, उन्होंने पैसे वैसे दे दिए। अब वापस आए, वो गाना चला नहीं। मुझे लगा दिल में अरे यार ये तो गाना नहीं चला। और ही सेड वन थिंग जो मैंने बाद में रियलाइज की, ही सेड वेलकम टू द 7 स्काई फैमिली। और मैंने कहा यार शिट यार गाना ही नहीं चला। अब तो गए फैमिली, अब तो यहाँ तो मतलब अभी वेलकम हुआ, ये तो हाँ दरवाजा मिल गया। अब बंदो ये तो गाना फ्लॉप हो गया। फ्लॉप ऐसे कि नहीं चला यार, नंबर्स नहीं आए, लोगों ने बात नहीं की उसकी। देन ही अगेन कॉल्ड रमज़ान में, उनको मैं गाने अपने सारे दे दिए थे, तो ये गाना है तुम्हारे पास अभी भी, ये वाला पिया पिया रे। तो फिर वो गाना आया इस जलेबी में। उस गाने से मुझे इज्जत मिली, रिस्पेक्ट मिली कि हाँ भाई ये काम कर रहा है, एक बार इसको काम आता है। और वो गाना हमारा इंटरनेशनली बड़ा लोगों को पसंद आया, और वो था पिया पिया रे, जो आपने भी मैसेज किया था आपको पसंद आया था। एंड उसके पिया पिया रे आया, उसके 1 महीने बाद मुझे फिल्मी से आप और ये सब आए थे, टेली फिल्म जी, और रमज़ान प्रोजेक्ट है टेली फिल्म, मुझे ड्रामा नहीं मिला था अभी तक। एंड देन ही सेड कि भाई ये तुम्हारे 20 गाने हैं, ये लो 3 गानों के एडवांस पैसे और जाओ पार्टी करो। ऐसा मेरे लिए तो यार, मैंने कहा वाह। तो ये तो ये असद कुरैशी, अब्दुल्ला गादनी बड़े मज़ेदार ज़बरदस्त लोग हैं, उस तरीके से आपको बहुत ध्यान करते हैं। फिर उन्होंने बोला कि यार कुछ ऐसा बनाओ जो वाह बहुत बेहतरीन हो। मैंने कहा यार हम बना रहे हैं, मैं तो कोशिश कर रहा हूँ सर, मुझे क्या पता कैसे, मतलब
फिर बना रूपोश, और रूपोश ड्रामे के लिए था, मतलब ड्रामे में नहीं, वो टेलीफिल्म में नहीं बना था, वो गाना बना, मैंने उनको जाके सुनाया, और पहले हम उसका म्यूज़िक वीडियो करने वाले थे, फिर वो टेलीफिल्म हुआ। तो मैंने, हारून ने मुझसे मीटिंग की, मतलब मीटिंग हम कर रहे हैं, तो मैंने कहा यार इतना अच्छा गाना है, टेलीफिल्म तो चलती भी नहीं है, कहाँ डाल रहे हैं। तो वो उसने मुझे सिखाई वो बात, बोला यार दिल से करते हैं, मतलब अल्लाह पे भरोसा करके हम काम करते, क्या पता ये हिस्ट्री कर दे। सही बात है, इट डिड। वो तो उसके बाद तो फिर जब रूपोश गाना 6 महीने गाना बनता रहा क्योंकि परफेक्शन मैंने सीखी। तो वो बड़ी एज में छोटा है मुझसे हारून, लेकिन उससे मुझे बीच में लगता है यार ये क्या तंग आ गए थे अभी, तंग क्या कह रहे हैं अभी। हाँ, लेकिन वो मुझे समझ आया जब वो गाना रिलीज हुआ, जो एक एक चीज़, एक एक नोट वो परफेक्ट हमने किया ना, वो गाना रिलीज होने के 1 हफ्ते बाद स्ट्रगल खत्म। अब मेरी लाइफ में कोई स्ट्रगल नहीं है, स्ट्रगल अल्लाह का, वो दूसरा लेवल का है, वो वाला है कि यार ये नाराज है, ये खुश है, इन्होंने इतना काम करवाना है, इंडस्ट्री ने बुला लिया। ये तो अच्छी परेशानी है, ये अच्छी परेशानी है। लोग अब पार्टी में बुलाते हैं हमें, अब जाऊं नहीं जाऊं, देर से पहुंचूंगा, अब ये परेशानी, बिल्कुल परेशानी। कपड़े कौन से पहनूं मैं आज, इस काला कुर्ता या ब्लू कुर्ता या वाइट कुर्ता। बिल्कुल ऐसा है कि अब जो है वो इंडस्ट्री में हर कोई जानना बुलाना, जो इवेंट्स है सारे जो आपके होते हैं, तो वही बात है कि वो क्रिकेट इवेंट्स में मुझसे पूछते हैं यार पहले क्यों नहीं खेलते थे, मैंने कहा पहले हिट नहीं थे ना, तो पहले नहीं बुलाते थे। तो वो रूपोश आया, फिर हम राजी जो गाना था उसकी जगह मैंने कुछ और गाना देना था, मुझे मेरा दूसरा फेवरेट था, तो वो हारून का फेवरेट था, बोले ये लेंगे हम राजी। मुझे नहीं पता था वो 54 मिलियन, माशाल्लाह, मतलब माशाल्लाह से। अब वो गाना आया, वो भी हिट हो गया, फिर बदजात हिट हो गया, अब तो सफ़र कंटिन्यू है माशाल्लाह। लास्ट ईयर तो सब कुछ ही तो जो आ रहा था वो। आपने ही मेंशन किया कि पहले जब ड्रामे आते थे तो संगीतकार के साथ, मौसीकार के साथ जो गाने वाले उनका नाम भी आता था। हाँ, और अब नहीं होता। आपने बड़ी रिसर्च की इस बात पे, मैंने कहीं पे कहा था ये। तो अब नहीं होता ये, इनफैक्ट गाना आ जाता है तो फिर जाके कभी कभी कोई सर्च कर लेता है कि ये गाया किसने। जहाँ बाकी फैक्टर ना, मुझे लगता है मैं ऑडियंस से भी कहूँगी कि अगर हम चाहते हैं कि म्यूज़िक इंडस्ट्री आगे जाए तो आई थिंक हमें एज ऑडियंसेस भी गाने वालों को, सिंगर्स को भी उतना ही अप्रिशिएट करना चाहिए, रिकग्नाइज़ करना चाहिए, ताकि हमें अच्छा म्यूज़िक मिल सके, हम कहीं और मुल्क से बाहर जाकर म्यूज़िक को ढूंढने की कोशिश नहीं करें। लेकिन मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आपको ये बात फील हो रही है तो सिंगर्स या आप लोग क्यों नहीं इस बात को आगे लेके जाते प्रोडक्शन हाउसेस को? आप लोगों ने कहा नहीं या कहा है तो प्रोडक्शन हाउसेस सुन नहीं रहे। हम क्यों नहीं बड़ा बड़ा देखते कि ये गाना या इसका OST जो है वो वजी फारूकी ने लिखा हुआ है, ने गाया हुआ है? ये क्यों नहीं जितना बड़ा डायरेक्टर या हिदायतकार का, दोबारा बोलें, जैसे डायरेक्टर या राइटर का नाम आ रहा है, अब पहले तो ऑनेस्टली राइटर्स को भी नहीं होता था, अब थोड़ा बहुत राइटर्स का भी आए, क्योंकि OST बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो हमने इस जलेबी में देखा, रूपोश में देखा, अब हम झूम में देख रहे हैं, खुदा मोहब्बत में देखा, बहुत। तो ये मैं जानना चाहती हूँ कि ये क्या प्रोसेस है? क्या सिंगर्स खुद अपना हक डिमांड नहीं कर पा रहे या डिमांड कर रहे हैं और सुन नहीं रहा है कोई? चीज़ें तो बदल रही हैं। जब मैं वापस आया, लेट्स हैव एन ऑनेस्ट डिस्कशन अगर आप चाहें तो, हाँ, सही, ताकि शायद कोई सुन ले तो अगली बार बड़ा बड़ा लिखा हुआ आ जाए, संग बाय वजी फारूकी। नहीं, ऐसा है। अब देखें, जब मैं वापस आया तो मैं नाम नहीं लूँगा, बहुत बड़े एक्टर और प्रोडक्शन हाउस के ओनर, तो हम काम कर रहे थे, हमने पहला गाना जितने पैसों में किया उससे वो कम चाह रहे थे। तो मैंने कहा, अरे गाना आपका, मतलब गाने से स्टोरी की शक्ल आती है, तो आप क्यों, मैं ऐसा कर भी नहीं सकता, मेरे पास प्रोडक्शन कॉस्ट है एक। मैंने कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया प्रोडक्शन कॉस्ट पर, सब बाहर से होता है। सो हाँ, सब वो लोग बजाते हैं कि अगर उनके नाम आ जाए। मैं सवाल बहुत करती हूँ, पाकिस्तान में क्यों नहीं करते प्रोडक्शन? हमारे पास फैसिलिटीज़ नहीं है क्या? नहीं, फैसिलिटीज़ हैं हमारे तो फिर पास। हम पाकिस्तान में क्यों नहीं कर रहे प्रोडक्शन, बाहर से क्यों कर रहे हैं? और मुझे थोड़ा सा होता है, मेरा एक नहीं, सब नहीं कर रहे, सब लोग अपने पास कर रहे हैं, पाकिस्तान में भी कर रहे हैं। मेरा एक साउंड है, मैंने वहाँ पे, मतलब मैंने कहीं पे अगर कोई चीज़ इन्वेस्ट की है, जो मैं काम कर रहा था, तो मैं उससे उसको फ़ायदा लूँगा ना। मेरे बहुत सारे लोग हैं। बट क्या पाकिस्तान इससे मात नहीं खा रहा? वो चीज़ जो ट्रेनिंग आप यहाँ के मौसीकारों को दे सकते हैं, जो पैसा यहाँ के लोगों को दे सकते हैं, वो फिर कहीं और जा रहा है। किया ट्राई, मज़ा नहीं आया। ओके, अब वो है ना कि हमारे यहाँ लाइव म्यूज़िक के लोग किंग हैं। अभी हम प्लेबैक सीख रहे हैं,
ओके बड़ी हो सकता है बात बुरी लगे, हो सकता है इस पे मेरे बैकलैश आए बात पे, लेकिन हम सीख रहे हैं प्लेबैक। और जो लोग भी हिंदुस्तान से सीख के आए हैं वो लोग अलग काम करते हैं, उनकी आवाज़ अलग है। आतिफ असलम जब प्लेबैक उन्होंने किया वहाँ तो उन्होंने अब वो अलग लेवल का गाते हैं। अब हमें हीरो के लिए गाना है और हमें ये सीखना पड़ेगा। मेरा एक सितार का पीस है झूम में आता है, वो सितार का पीस सिग्नेचर हो गया। सोच ये है कि मैं कैसे कॉम्प्लीमेंट करूँगा फिल्म को। मैं फिल्म ही सोच के काम करता हूँ, ड्रामे को भी फिल्म सोचता हूँ, या हीरो जिसकी वजह से उठेगा वो हीरो लगेगा। तो ये वाली एक बात है। दूसरा बात ये कि एक हेड थे प्रोडक्शन हाउस के, उन्होंने कहा कि मैंने वो पैसे हम करा रहे थे तो मैंने कहा मैं तो नहीं कर पाऊँगा इतना, मतलब मैं आपको हिट गाने देता हूँ। तो वो उन्होंने कहा नहीं यार ये सॉन्ग तो हम लेते हैं कि चैनल कहता है कि OST ले लो वरना ज़रूरत नहीं होती। आई सेड ये ज़रूरत एक वक्त आएगा कि ये सबसे पहली ज़रूरत बन जाएगी। और ये मैं 3 साल पहले की बात कर रहा हूँ। अब जब हम आए हैं 7 स्काई की बात है, तो 7 स्काई में 2 चीज़ें मेरे कहने पे असद भाई ने करी। मैं असद भाई मेरे बड़े करीब हैं दिल के, क्योंकि भाई मेरी ज़िंदगी बदल गई। रूपोश गाने के बाद मेरी शादी हुई, यहाँ पे शादी की हमने, क्योंकि सेटल हो गए, पैसे बहुत कमा लिया। मैंने इनको कहा कि आप मेरा नाम दीजिए यूट्यूब पे गाने पे, तो अब हीरो हीरोइन और मेरा नाम यूट्यूब के गाने पे आता है। एक तो ये हो गया। दूसरा मैंने एक आइडिया और दिया कि गाने का नाम के आगे लिखें OST। एग्जाम्पल झूम का OST नहीं है, जिंदगी आवारगी है, OST झूम है। तो जिंदगी आवारगी जो गाना है उसका फायदा वो उनको समझ आया, वो समझने वाले लोग हैं, उनको फायदा समझ आया। अब जिंदगी आवारगी के सिर्फ हैशटैग हैं टिकटॉक पे 10 मिलियन 3 हफ्ते में। अब जिंदगी आवारगी सर्च हो रहा है, वो 6.4 मिलियन हो गया, 2 दिन बंद था। मेरे हिसाब में 8 होना चाहिए था, वो 2 दिन जो इंटरनेट बंद हुआ हमारा। तो जिंदगी आवारगी अलग सर्च हो रहा है, झूम OST अलग सर्च हो रहा है, झूम अलग सर्च हो रहा है। तो 3 जगह से रेवेन्यू जनरेट भी हो रहा है। अब आ गया कि हमारे यहाँ जो है ना पहले स्क्रीन पे नाम होता था संगीतकार, हिदायतकार और वो जो है वो तहरीर, वो क्या कि राइटर उर्दू में, सॉरी मुझे उर्दू में यही बिल्कुल। तो वो पहले तो होता था, अब 2 का होता है। तो अगर यहाँ तक पहुँचे तो इंशाल्लाह वहाँ तक भी पहुँचेंगे। और आहिस्ता आहिस्ता लोगों को रियलाइज़ हो रहा है कि गाना कितना, सॉन्ग कितना इम्पोर्टेंट है। आप ये बता रहे हैं, उम्मीद है प्रोसेस। भाई अब एक झूम के एक ड्रामे में 3 गाने हैं जी। एक तो जिंदगी आवारगी, एक जो वो चला रहे हैं तेरे रंग में मैं रंग जावा, और एक वो जो है वो शायरी वाला। तो अब ड्रामे में 3-3 सॉन्ग्स भी आ रहे हैं। और भी चैनल्स हैं जो कोशिश कर रहे हैं उनके OSTs के ऊपर बहुत मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि फिल्म नहीं है ना हमारे पास, तो यहाँ हम मैंने कर सकते हैं। सॉरी हाँ बोलिए। कोक स्टूडियो में क्यों नहीं देखा हमने आपको अभी तक? आप खुद नहीं जा रहे हैं? कोक स्टूडियो ने कभी बुलाया ही नहीं मुझे। ओह ओके। मैं जब भुलादो किया था तो मुझे लगा कि शायद भुलादो का अब रीमेक का ज़माना है, अब बुलाएंगे, तो नहीं बुलाया। तो मुझे लगा कि शायद पुराना हो गया, दोबारा से खुद को जो है वो मनवाना पड़ेगा। फिर जब रूपोश किया तो सोचा अब बुला लेंगे। अब लास्ट ईयर में, अब आप मुझे बताएं कि मैं सिर्फ काम कर सकता हूँ ना, काम किया अल्लाह पे छोड़ दिया। अगर हिट हो रहे हैं तो लोग देख ही रहे हैं। तो अब लास्ट ईयर में रूपोश हो गया 97, हम राज़ी हो गया 54 मिलियन, बजात हो गया 15 मिलियन, चौधरी एंड सन्स 5, वो रमज़ान का वो था। तो और ये सिर्फ यूट्यूब पे, बाकी कुल मिला के सब टिकटॉक मिला के, सो टिकटॉक पे रूपोश इज़ 240 मिलियन, 240 मिलियन व्यूज़ हैशटैग पे आता है। तो अब इतना मिला के भी ये कैसे प्रूव कर सकता हूँ मैं? और क्या प्रूव करने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। ये बताएं, कोई एक सिंगर जो आ रहा है इंडस्ट्री में, उसको क्या एडवाइस करेंगे आप? एक नए लड़के लड़की को क्या बोलना चाहेंगे? क्या 2-3 चीज़ें दैट दे शुड कीप इन माइंड, या कोई सिंगिंग के करियर को अपनाना चाह रहा है? नए सिंगर को ये है कि बस मेहनत करते हैं, और जो है इंडस्ट्री हमारी अब ये समझ के आएंगे कनेक्टेड है विद ड्रामा एंड फिल्म्स। तो सिर्फ सोलो के ऊपर जो है ना वो करियर लंबा नहीं होगा। ये करना, सोलो भी करना है, सोलो गाने भी करने हैं, और दिल बड़ा करके आना है कि जो अगर आप मेहनत करते रहोगे तो आगे बढ़ोगे। आजकल ये जो सोशल मीडिया की वजह से हर जो, चाहे बहुत अच्छा गाना आता हो या नहीं आता हो, बट लोग सिंगर बन जाते हैं, आप उस पर आपका क्या ख्याल है
कि ये इक्वल प्लेइंग, ये एक ओपन फील्ड है, उसमें कोई भी आ जाए, और आपकी रिजर्वेशंस हैं कुछ इस चीज़ पे? ये तो अब स्टार होना और अच्छा गायक होना, ये तो दो बहुत अलग अलग चीज़ें हैं। स्टार बनता है जब अल्लाह ताला चाहते हैं, स्टार वो बन सकता है। स्टार लोग पसंद करेंगे तो स्टार बनेगा। और हमारे यहाँ बहुत सारे बड़े स्टार्स हैं जो कि ठीक ठाक गा लेते हैं, पर उतना अच्छा नहीं जितना कि बहुत सारे लोग हैं जो बहुत अच्छा गाते हैं और वो स्टार नहीं है। तो ये तो चलो, मुझे लगता है ठीक है, अब ओपन फील्ड है, आपने एक फ़ोन लिया और सामने रखा और गाना गा दिया, तो लोगों को पसंद आएगा तो आप स्टार बन जाओगे। फिर जब वही चीज़ म्यूजिशियंस में आएगी तो हम आपको रेट करेंगे। जैसे हम एक्टर्स को रिस्पॉन्सिबल करते हैं कि वो स्क्रिप्ट्स क्या चूज़ कर रहे हैं, हम डायरेक्टर राइटर्स को कहते हैं, हम प्रोडक्शन हाउसेस को कहते हैं, उसी तरह मुझे कभी कभी लगता है कि सिंगर्स का क्या रोल है इस पाकिस्तान की म्यूज़िक इंडस्ट्री को आगे लेके जाने में। क्या आपको लगता है 2-3 चीज़ें जो एज सिंगर्स, एज पार्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री आप लोगों को करनी चाहिए, आप लोग कर रहे हैं लेकिन मुश्किल बहुत है या नहीं हो रही हैं? आप किस तरीके से देखते हैं इस काविश को जो, या इस स्ट्रगल को जो चल रही है अभी इंडस्ट्री को दोबारा, मैं तो कहूँगी म्यूज़िक इंडस्ट्री को भी रिवाइव करने के लिए? मेरे पास आपके लिए एक सवाल है इस पे। जी, अगर अगर ड्रामा चैनल्स बंद कर दिए जाएं टीवी पे और सिर्फ यूट्यूब पे आए, तो आपको क्या लगता है कि क्या हो? बहुत नुकसान पहुंचेगा, बहुत इफेक्ट होगा, है ना? तो ड्रामास चलेंगे उतने? मोस्ट प्रॉब्ली नॉट। तो ये सवाल का प्रॉब्लम ये है कि हम कुछ भी नहीं कर सकते। सो लेबल हाउसेस नहीं है, आप ये कह रहे हैं? हमारे पास चैनल ही नहीं है, चैनल नहीं है, ओके। म्यूजिक चैनल नहीं है। म्यूजिक चैनल होगा तो म्यूजिक लेबल्स होंगे। अभी अब पता है इंडस्ट्री, बिल्कुल बात है कि यूट्यूब या जो है वो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स बहुत फ़ायदा देते हैं, पर फ़ायदा झूम हो गया मेरा। मैं तो ये जब जवाब दे रहा हूँ, मुझे तो इस पर अगर वैसे भी देखा जाए, मैं तो हिट हूँ। मेरा तो अभी हिट प्रोजेक्ट चल रहा है यार, मैं तो खुश हूँ। लेकिन झूम टीवी पे आता है और फिर वो यूट्यूब पे आता है, मतलब उसको लोग टीवी पे देखते हैं और वो देखते हैं यार इसका बड़ा रेटिंग आ रहा है, और फिर यूट्यूब पे जा रहे हैं। हमारे यहाँ अभी भी लोग टीवी देख रहे हैं। ऑफ कोर्स टीवी इज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल मीडियम राइट नाउ इन पाकिस्तान। तो हमारा तो चैनल नहीं, हमारे पास म्यूजिक चैनल नहीं, हम कैसे इन्फ्लुएंस करेंगे? क्यों नहीं है म्यूजिक चैनल हमारे पास? वजह क्या है? कोई इन्वेस्ट क्यों नहीं कर रहा है? कोई सिंगर क्यों नहीं कुछ करता है? सिंगर नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। ओनर्स करेंगे चैनल। किसी के पास इतना कैपिटल नहीं है कि वो जाके इस इंडस्ट्री के लिए इतना पैशन हो कि खुद खोलें अपने लिए। बहुत से एक्टर्स ने प्रोडक्शन हाउसेस खोले ना। आज जो टॉप 3 प्रोडक्शन हाउसेस भी आप ले लें, वो किन्होंने खोले? वो एक्टर्स खोले हुए ना। हाईएस्ट पेड सिंगर आप जो गाना गा रहे हैं प्लेबैक में, आपको क्या लगता है कितने पैसे मिलते होंगे? आई डोंट नो, मुझे वाकई नहीं अंदाजा। सिर्फ प्लेबैक को ना बहुत मिल जाए तो 4-5 लाख रुपए। ओके, राहत भाई की बात कर रहा हूँ, मतलब 4 से 5 लाख रुपए किसी का गाना हो। अब जो गाना खुद बना रहा है और दे रहा है, अगर वो हिट नहीं है तो उसको 3 लाख 4 लाख मिल रहे हैं, ठीक है? तो हम एक वीडियो और गाना लॉन्च करने में टीवी के ऊपर बात है, बहुत पैसे लगते हैं। और यूट्यूब पर भी अगर लेबल्स नहीं है तो वन टाइम हिट होगा ना, मतलब वन एग्जाम्पल है कहानी सुनो का वीडियो कोई 25-30 हज़ार रुपए का है, बड़ा वीडियो नहीं है, लेकिन वो ग्लोबल हिट है। पर वो तो वन टाइम हिट है ना। बिल्कुल सही। वो 500 गाने आए हैं और उसमें एक, पर अच्छा गाना हिट होने के लिए अच्छी वीडियो होनी चाहिए, प्रमोशंस होती हैं उसकी, हर जगह पता हो कि गाना आ रहा है, और उसमें इन्वेस्टमेंट है। पहले क्या था, जियो का एक रिकॉर्ड लेबल था फायर रिकॉर्ड्स, और जियो का एक चैनल था जिस पर मुझे भूल गया मैं, आग टीवी। और आग के बहुत सारे लोग मुझे अलग अलग जो है ना वो चैनल से मिलते हैं और वो काम कर रहे हैं, और जो लोग म्यूज़िक के लिए काम कर चुके हैं ना, वो किसी और के लिए दिल से नहीं कर सकते। वो जब मिलते हैं ना तो बात वही होती है, यार याद है MTV पाकिस्तान, आपको याद है आग टीवी, आपको याद है ये हमने म्यूज़िक के शो किया था। वो बड़े बड़े ड्रामों के अंदर DOPs हो गए, असिस्टेंट हो गए, किंग हो गए। जो असिस्टेंट था वो बहुत बड़ी चीज़ हो गई, पर उनको वो म्यूज़िक वाली ज़िंदगी और वो चैनल याद है। जियो ने बंद कर दिया म्यूज़िक चैनल, लेबल बंद कर दिया। ARY ने अपना लेबल म्यूज़िक चैनल बंद कर दिया। तो दो लोग जो मेन प्लेयर्स थे, क्यों बंद किया उन्होंने? स्पॉन्सरशिप्स नहीं आ रही क्योंकि लोगों ने, क्योंकि कोई एक होता है ना कि अब ड्रामे जैसे बन रहे हैं। क्या होता है, जियो पे ड्रामा आपका B या C ग्रेड ड्रामा नहीं दिखेगा, या जो है ARY हो गया, हम टीवी हो गया, यहाँ पर आपको C ग्रेड चीज़ें नहीं मिलेंगी। एक ऐसी चीज़ है जिसमें यार ये तो कुछ अजीब लग रहा है।
ये चैनल्स में लोगों ने पैसे लेके और बिलो पार चीज़ें चलाना शुरू कर दी। ओके। वो चैनल जहाँ पर बहुत अच्छी चीज़ें आती थी, एकदम से ऐसा हुआ कि कोई भी बेसुरा इंसान आगे गाना शुरू हो गया, बहुत बुरे बुरे गाने आ रहे हैं, इंटरेस्ट हट गया, लोग उस चैनल को चेंज फ़ौरन से करने लग गए। तो कोई भी एक लाइन नहीं बची जिसको लेके कि यार इससे कम चीज़ नहीं दिखाई जाएगी। और जब वो बंद हुआ, क्योंकि म्यूज़िक सीन तो अब वापस आया दोबारा, ये तो 2 साल हुए कि म्यूज़िक सीन वापस आ गया, चाहे वो OST के थ्रू हो, अपना गाना हो, स्पॉटिफाई आ गया, उससे पहले तो बिल्कुल ज़ीरो था म्यूज़िक चैनल का सीन। तो जब चैनल भी नहीं रहा, म्यूज़िक का सीन भी नहीं था, तो लोगों ने इन्वेस्ट करना बंद कर दिया। जब चैनल खुलेगा, इन्वेस्टमेंट होगी, तो लेबल आएगा, लेबल आएगा तो फिर जिम्मेदारी आती है आर्टिस्ट पे। हम सबसे इस जो है हायरार्की में नीचे है, ये जिम्मेदारी हम पे आए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम वजी। आई थिंक बड़ी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन रही है। एक हमने आपके जर्नी के बारे में भी सुना और कुछ इंडस्ट्री से रिलेटेड कुछ आंखें खोलने वाली बातें सुनी, जो मुझे लगता है कि ज़रूरी है लोगों के लिए सुनना ना, ताकि पता चले स्ट्रगल्स क्या हैं। और मैं हमेशा इस बात में बिलीव करती हूँ कि जब भी हम कॉन्वर्सेशंस करते हैं, कोई ना कोई कहीं ना कहीं सुन रहा है, तो शायद किसी पे असर हो जाए। वो तो आप जाने से पहले कोई पैगाम देना चाहेंगे? वो बड़ी ज़रूरी बात है कि कहीं कोई ना कोई सुन रहा है। और थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी हियर। और मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ये जो अब इस बार की हमारी मैनेजमेंट है जी, ETA वाले जी, इन्होंने जो पॉसिबल कराया ये इंटरव्यू, बिल्कुल, तो स्पेशल थैंक्स टू देम। और मेरा मैसेज है यार वही हार्ड वर्क वाला, और फॉलो करें मुझे स्पॉटिफाई पे, इंस्टाग्राम पे वजी फारूकी ऑफिशियल पे, मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे करें वजी फारूकी पे। यही है बस गुजारिश। और जो मोहब्बत दे रहे हैं आप मेरे गानों को, बाकी जगहों पे जो आ रहे हैं, वो मेरे अपने चैनल पे भी इतनी मोहब्बत है। और मेरा एक ओरिजिनल आ रहा है मेरे हमसफ़र करके, 1 जून को रात में रिलीज़ है, मतलब 2 जून वो लाइव हो जाएगा गाना स्पॉटिफाई पे, सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे, तो उसको सुने और फीडबैक दें। चलें, वी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द न्यू सॉन्ग। थैंक यू सो मच। हमने कोशिश की है कि मैं सोलो सॉन्ग भी लेके आऊँ। नहीं, कोशिश आपकी जारी है और आई एम श्योर होती रहेगी आगे भी। एंड आपकी खूबसूरत ये धुने कहेंगे ना, धुनों को, आपकी खूबसूरत कॉम्पोजिशंस को हम सुनते रहेंगे। एंड टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।